चलो यहाँ ध्यान दो। आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? चलो बायोलॉजी स्टार्ट कर देते हैं। बायोलॉजी में चैप्टर 3 तक हो गया ना? चैप्टर 4 क्या होगा? चैप्टर 4 होगा। उससे पहले किसी को आगे भी पढ़ना है, तुम लोग कमेंट में खाली करता है, पहले इसमें देख नहीं पाता है। किसी को आगे पढ़ना है तो ये मतलब दोबारा पढ़ा रहे हैं, बोल रहे हैं क्लास में दोबारा पढ़ा रहे हैं तो दोबारा अपलोड कर दे रहे हैं। आगे अगर किसी को पढ़ना है तो सब पूरा फीस पूरा ख़त्म है। क्वेश्चन करा के चैप्टर बाय चैप्टर क्वेश्चन भी करवाए ख़त्म हुआ है। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, सिविक्स सब खत्म हुआ है। क्वेश्चन चैप्टर बाय चैप्टर करवा दिए हैं। A to Z पूरा सिलेबस ख़त्म है, चाहे मैथ हो या हिंदी व्याकरण हो या संस्कृत व्याकरण हो, ठीक है, सारा चीज़ ख़त्म है आपका। और सिर्फ बचा है क्या? तो बुक हिंदी का बुक वाला कहानी बचा है और संस्कृत के बुक वाला कहानी बचा है, वो बचा हुआ है। तो वो आप लोग बोलते करवाने के लिए तो क्लास में पढ़ाएंगे तो अपलोड कर देंगे, ठीक है। अलग से वीडियो थोड़े बनाते हैं, क्लास में पढ़ाते हैं वही बना देते हैं। तो जब क्लास में पढ़ाएंगे तो अपलोड हो जाएगा। तो देख लेते हैं, दोबारा फिर पढ़ा रहा है तो क्लास से पढ़ा रहा है तो अपलोड कर दे रहा है। अपलोड नहीं करते तो तुम लोग बोलता है वीडियो भी नहीं आ रहा है। तो पीछे वाला वीडियो देख लो, इसे पढ़ाए हुए हैं। कभी कभी अपलोड नहीं करते हैं हम, सोचते हैं क्या अपलोड करें जब पढ़ाए हुए हैं तो देख लेना है। सब तो पीछे वाला है, प्लेलिस्ट पे जाना है और वहाँ लिखा है क्लास 10th ऑल सब्जेक्ट, उस पर क्लिक करना है। सारा प्लेलिस्ट मिल जाएगा आप लोग को। VVI ऑब्जेक्टिव कितना लोग बोल रहा था, ऑब्जेक्टिव सब कंप्लीट है। ऑब्जेक्टिव हो या 2 नंबरिया सब्जेक्टिव हो या 5 नंबरिया हो सब्जेक्टिव, सब होल है, ठीक है ना। तो देखो आज पढ़ेंगे क्या, तो चैप्टर नंबर 4 का नाम है उत्सर्जन। क्या नाम है? चैप्टर नंबर 4 का क्या नाम है? उत्सर्जन। अरे इसमें इंक मैंने किया था, ब्लैक इंक कहाँ गया है? ब्लैक इंक को क्या था इसमें? ठेका काल चल रहा है। देखेंगे उत्सर्जन क्या रखेंगे? उत्सर्जन तंत्र के बारे में आज पढ़ेंगे। उत्सर्जन तंत्र बोले तो एक्सक्रेटरी सिस्टम, एक्सक्रेटरी बोले तो बाहर निकालने वाला, तो एक्सक्रेटरी सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। एक्सक्रेटरी सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। चलो याद है, उत्सर्जन पहले समझते किसे कहते हैं? बंदर। पहले उत्सर्जन किसे कहेंगे? उत्सर्जन मतलब क्या होता है? उत्सर्जन मतलब क्या होता है? उठ जाना। तो क्या होता है उत्सर्जन? मतलब होता है बाहर निकालना। क्या निकालना? बाहर निकालना। बाहर क्या? अच्छा पदार्थ निकालना कि बेकार पदार्थ निकालना? जो हमारे शरीर के लिए हानिकारक है, जो हमारे शरीर के लिए बेकार है, जो हमारे शरीर के लिए अनुपयोगी है, क्या है? अनुपयोगी है, उसे बाहर निकालना क्या कहलाता है? उत्सर्जन। क्या कहलाता है? तो बोलेंगे कि हमारे शरीर में एक पगली दीवाना काम कर रहा है, बन गए उससे घर में जाकर पढ़ने पाते, यहाँ आके विद्वान बन रही है। क्या बोल रहे हैं? तो हम बोल रहे हैं क्या? बोल रहे हैं कि हम लोग बहुत दिन भर खाते हैं, नहीं खाता है। सुबह होगा बिन मुँह धोले तो लोग खाना स्टार्ट कर देता है, खाना स्टार्ट करता है, शाम तक हम कचरते रहता है। तो जो हम लोग जितना चीज़ खाते हैं तो हमारे शरीर में क्या होता है? विभिन्न उपापचयी क्रिया। हमारे शरीर में बहुत सारा क्रिया होता है, श्वसन होता है, पाचन होता है, तो बहुत सारा क्रिया होता है। तो हमारे शरीर में विभिन्न उपापचयी क्रिया होता है। क्या तो उससे बोलते हैं उपापचयी क्रिया, यानी अंदर होने वाला क्रिया, श्वसन हो चाहे वो पाचन हो या जो भी क्रिया हो, तो हमारे शरीर में बहुत सारा उपापचयी क्रिया होता है। उसके फलस्वरूप क्या होता है? अच्छा पदार्थ भी बनता है, बेकार पदार्थ भी बनता है। यानी बेकार पदार्थ बनता है, हानिकारक पदार्थ बनता है, अनुपयोगी पदार्थ बनता है। तो उससे शरीर से बाहर निकलना, तो शरीर के अंदर जहाँ रहेगा तो हो जाएगा रोग। क्या होगा? रोग होगा। तो फिर जगह रोग होते होते धीरे धीरे वो जटिल रूप लेगा और धीरे धीरे टेब हो जाएगा, ठीक है। तो उसको बाहर निकालना भी जरूरी है। तो अनुपयोगी हानिकारक यानी बेकार पदार्थ को शरीर से बाहर निकालना क्या कहलाता है? उत्सर्जन। क्या कहलाता है? उत्सर्जन। तो उत्सर्जन क्या बोलेंगे यहाँ? उत्सर्जन बोलेंगे हमारे शरीर में विभिन्न उपापचयी, सब यहाँ ध्यान दे रहा है। क्या बोलेंगे? विभिन्न उपापचयी। उपापचयी मतलब समझ रहा है, बहुत सारा हम लोग के शरीर में काम होता है, बताया जैसे श्वसन होता है, श्वसन में ऑक्सीजन ले लेता है अच्छा पदार्थ, बेकार पदार्थ पगल CO2 बनता है ना। पाचन होता है, तो पाचन में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा ये होता है, इसको तोड़ के पचा देते हैं। फिर बेकार पदार्थ कितना चीज़ बनता है, जैसे यूरिया बन गया है, जैसे यूरिया हो गया, यूरिक अम्ल हो गया, ठीक है। तो बेकार पदार्थ बहुत सारा बन जाता है, बेकार पदार्थ बहुत सारा बनता है। तो यहाँ पर हमारे शरीर में विभिन्न उपापचयी, क्या बोल रहे हैं? उपापचयी। तो हमारे शरीर में विभिन्न उपापचयी क्रिया के दौरान, अरे इनका हुआ तो रख ले, अपने पास रहेगा। क्रिया के दौरान, विभिन्न उपापचयी क्रिया के दौरान, हमारे शरीर में विभिन्न उपापचयी क्रिया के दौरान
विभिन्न प्रकार क्रिया के दौरान अनेक प्रकार के हानिकारक, क्या बोलेंगे, हानिकारक या बोलेंगे अनुपयोगी, जो हमारे शरीर के लिए उपयोगी नहीं है, अनुपयोगी पदार्थ का निर्माण होता है, पदार्थ का निर्माण होता है, इसे उत्सर्जन कह देंगे। पदार्थ का निर्माण होगा तो इसे ही शरीर से बाहर निकालना उत्सर्जन कहलाता है, पकड़ पाओ, उसी को उत्सर्जन बोल देंगे। तो अनुपयोगी पदार्थ का निर्माण होता है, इसे ही शरीर से बाहर निकालना, शरीर से बाहर निकालना क्या कहलाता है, उत्सर्जन कहलाता है। क्या कहलाता है, उत्सर्जन कहलाता है। अब देखो यहाँ पर ये तो कहलाया उत्सर्जन, क्या कहलाया। और जो अंग, अरे अंग होता है ना, ये नहीं कि जहाँ पर तहाँ बाहर निकल, ऐसा तो नहीं होता है ना। जो अंग उत्सर्जन में सहायता करेगा, ये बेकार पदार्थ को, हानिकारक पदार्थ को, अनुपयोगी पदार्थ को बाहर निकालने में सहायता प्रदान करेगा, उस अंग को बोलेंगे उत्सर्जित अंग। क्या बोलेंगे, उत्सर्जी अंग। क्या बोलेंगे, तो बोलेंगे जो अंग, क्या बोलेंगे, अगला लिखते हैं उत्सर्जित अंग। क्या लिख रहा है, उत्सर्जित अंग। तो क्या बोलेंगे जो अंग इस पदार्थ मतलब क्या, हानिकारक पदार्थ, अनुपयोगी पदार्थ, ठीक है ना। तो जो अंग अनुपयोगी पदार्थ को बाहर निकालने में मदद करता है, उसे क्या बोलेंगे, अरे भैया क्या बोलेंगे, बोलना, उत्सर्जन तंत्र बोलेंगे, उत्सर्जित अंग बोलेंगे। क्या बोलेंगे, तो उस मदद करता है, उसे उत्सर्जित अंग कहते हैं। सिंपल बात है, अंग कहते हैं। एक होता है उत्सर्जित पदार्थ, क्या होता है, अरे जो बाहर निकला पदार्थ है ना, तो जो बाहर निकलेगा उसे क्या बोलेंगे, उत्सर्जित पदार्थ बोलेंगे। यानी उत्सर्जन के दौरान निकलने वाले हानिकारक या अनुपयोगी हानिकारक पदार्थ, अब ना तुम्हारा कहीं कट गया, कोई चीर दिया, कोई चाकू भोग दिया, निकल रहा ब्लड, तो बोलना देखो मेरा उत्सर्जित अंग उत्सर्जित पदार्थ निकल रहा है, सब निकल जाओ, तो मरिए जाएगा लेला कहीं का। उत्सर्जित पदार्थ मतलब हानिकारक पदार्थ, उत्सर्जित पदार्थ मतलब हानिकारक पदार्थ। तो वही बोल रहे हैं कि उत्सर्जन के दौरान निकलने वाले हानिकारक पदार्थ को उत्सर्जित पदार्थ कहा जाता है। क्या कहा जाता है, उत्सर्जित पदार्थ कहा जाता है। उत्सर्जित पदार्थ कहा जाता है। देखो उत्सर्जित पदार्थ के रूप में शरीर में से जो निकालने की जो क्रिया होता है, उस सबसे मेन होता है नाइट्रोजनी पदार्थ। क्या होता है, शरीर का जो मेन काम होता है कि बोलता है नाइट्रोजनी पदार्थ को निकालो, क्योंकि नाइट्रोजनी पदार्थ जो हमारे शरीर के लिए बहुत हानिकारक है। तो नाइट्रोजनी पदार्थ को मेन रूप से निकालना मकसद होता है। तो नाइट्रोजनी पदार्थ को जो निकालेगा वो मेन उत्सर्जी अंग होगा। क्या होगा, मेन उत्सर्जी अंग होगा। अब बोलेगा नाइट्रोजनी पदार्थ क्या है, देखो यहाँ पर लिख देते हैं उत्सर्जी नाइट्रोजनी पदार्थ। क्या बोल रहे हैं, यहाँ लिख देते हैं, चलो यहीं लिखते हैं नाइट्रोजनी पदार्थ। तो मेन मकसद होता है नाइट्रोजनी पदार्थ को निकालना, जो नाइट्रोजनी पदार्थ को निकालेगा उसी को बोलेंगे मेन, यानी सबसे मेन वाला, प्रमुख वाला। क्या बोलेंगे, उत्सर्जी अंग। नाइट्रोजनी पदार्थ में एक आता है अमोनिया। क्या आता है, अमोनिया। नाइट्रोजनी पदार्थ तो समझ रहा है ना रे, जिसमें नाइट्रोजन मौजूद हो, जिसमें नाइट्रोजन यानी N2 मौजूद हो। अब तुम लोग बोलेगा क्या कि नाइट्रोजन का संकेत होता है N, क्या होता है, ऑक्सीजन का होता है O, क्लोरीन का होता है Cl, हाइड्रोजन का होता है H, लेकिन इसको साथ 2 हम क्या लिखते हैं, क्योंकि ये प्रकृति में पगलवा मुक्त अवस्था में ना होता। प्रकृति में ये मुक्त अवस्था में रहने में इसको डर लगता है। मुक्त अवस्था में रहेगा तो इसको बोलेगा, इसको इस मतलब मुक्त अवस्था में ये रहेगा तो इसको डर रहेगा, हमको थपराने दे आके, इससे रहेगा दुद्दू को। कौन सी रहेगा, दुद्दू। मैंने प्रकृति में मुक्त अवस्था में रहता है, दुद्दू की अवस्था में रहता है, अनूप के रूप में रहता है। कौन रूप में रहता है, अनूप के रूप में रहता है। ऐसे तुमने सुना है क्या, सोना। तो सोना क्या है, सोना कम क्रियाशील है,
अरे सोना प्लेटिनम सब कहाँ आता है? बहुत नीचे आता है। तुम लोग बताए थे पोटेशियम, कैल्शियम, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक, लोहा, टीन, लेड, उसके बाद बताए थे सीसा, उसके बाद बताए थे कॉपर, उसके बाद पारा, उसके बाद चांदी, उसके बाद सोना, उसके बाद प्लेटिनम। तो सोना प्लेटिनम कहाँ आता है? बहुत नीचे। क्या आता है? तो सोना प्लेटिनम बहुत नीचे आता है, तो उसका क्रियाशीलता काफ़ी कम होता है। क्रियाशीलता काफ़ी कम होता है तो वो मुक्त अवस्था में पाया जाता है। लेकिन ये सब जो है मुक्त अवस्था में नहीं रह पाएगा। इसको आके कोई थपड़ा देगा, यानी कोई क्रिया कर लेगा, बोलेगा मेरे साथ आ, ना आएगा तो थपड़ा देगा। इसलिए मुक्त अवस्था में नहीं पाया जाता है। इसलिए ये 2 के रूप में पाया जाता है। कौन रूप में पाया जाता है? 2 के रूप में, 2 के रूप में पाया जाता है। अब याद रखो, तो नाइट्रोजनी पदार्थ यानी जिसमें नाइट्रोजन मौजूद हो। नाइट्रोजनी पदार्थ में एक होगा अमोनिया, क्या होगा? एक होगा यूरिक अम्ल, क्या होगा? यूरिक अम्ल। क्या बोल रहा है? यूरिक अम्ल। एक होगा यूरिया, क्या होगा? यूरिया होगा। क्या होगा? यूरिया होगा। अमोनिया सूत्र क्या होता है? तो तुम जानवे करता है NH3 होता है, यानी नाइट्रोजन मौजूद है। क्या मौजूद है? नाइट्रोजन मौजूद है। अच्छा यूरिया सूत्र बताओ, कौन बताएगा? यूरिया का सूत्र, यूरिया का सूत्र बताओ, कौन बताएगा? NH2CONH2 क्या होता है? NH2CONH2। तो इसमें भी नाइट्रोजन आ गया, N आया, N4 नाइट्रोजन, N4 नाइट्रोजन। तो सबके नाइट्रोजनी पदार्थ है। तुम पढ़ेगा या पढ़ चुका होगा, पढ़ा कभी कि इस प्रयोगशाला में बनने वाला पहला कार्बनिक यौगिक कौन है? यूरिया। कौन है? यूरिया है। कौन बनाया है? तो बोहरल। कौन बनाया है? बोहरल बनाया है। तो ये सभी क्या है? ये सभी मेरा नाइट्रोजनी पदार्थ है। अच्छा अमोनिया कौन बाहर निकालता है? यूरिक अम्ल कौन बाहर निकालता है? यूरिया किस में बाहर निकलता है? तो देखो यहाँ पर ध्यान देना है, थोड़ा यहाँ पर ध्यान देना है। क्या अमोनिया जो होता है, ये अमोनिया जो होता है इसका सूत्रवा होता है NH3। क्या होता है? देखने में लग रहा है साधारण, देखने में कौन चीज़ लग रहा है? यानी ये साधारण होता है। क्या होता है? सरल होता है। क्या होता है? सरल होता है। परंतु पगलवाई काफ़ी जो है ना विषैला होता है। क्या होता है? मतलब देखने में लग रहा है एकदम सीधा, लेकिन है काफ़ी विषैला। नहीं दिखने में लग रहा है, देखने में लग रहा है NH3 हो, इतना हल्का है जैसे याद हो गया, लेकिन काफ़ी सरल है, लेकिन है काफ़ी जहरीला। क्या है? काफ़ी विषैला होता है। लेकिन यूरिया के बोलेंगे तो यूरिया का सूत्र होगा NH2CONH2। यानी ई देखो, ये देखने में लग रहा है क्या? जटिल। नहीं लग रहा है? सूत्रवा इसका याद करो, इसका याद करो। जटिल कौन लग रहा है? यही लग रहा है। ये होता है जटिल। क्या होता है? जटिल होता है, सरल नहीं होता है। जटिल बोल रहा है। क्या बोल रहा है? जटिल होता है। लेकिन ये जो है कम विषैला होता है। क्या होता है? कम विषैला होता है। नाइट्रोजन जो है, ये अमोनिया जो है ज़्यादा विषैला है, और ये क्या है? कम विषैला। क्या है? कम विषैला है। ठीक है ना? ज़्यादा विषैला रहता है तो फिर हम इसको धान की खेती में क्यों डालते हैं? फिर हम लोग को दाना खेती में डालते तो उसको खाते तो हम ही टेब बोल जाते हैं। ये कम विषैला होता है। क्या होता है? कम विषैला होता है। अब यहाँ ध्यान दो। अब पूछेगा अमोनिया कौन सा जीव निकालता है? यूरिक अम्ल कौन सा जीव निकालता है? और यूरिया उत्सर्जित पदार्थ के रूप में कौन सा जीव बाहर निकालता है? कौन सा जीव बाहर निकालता है? तो अमोनिया देखो, अमोनिया जो है जल में घुलनशील होता है। कहाँ होता है? जल में घुलनशील होता है। यानी जहाँ ज़्यादा जल रहेगा वहाँ अमोनिया फटाक से निकल जाएगा शरीर से, कोई दिक्कत नहीं है। तो बताओ, तो जलीय जीव पूछा होता है, जलीय जीव है वो अपना उत्सर्जित पदार्थ के रूप में क्या बाहर निकालता है? क्या बोलेंगे? बोलेंगे अमोनिया। क्या बोलेंगे? जलीय जीव मतलब जैसे बोलेगा मछली। क्या बोलेगा? मछली बोलेगा अपना उत्सर्जित पदार्थ के रूप में क्या बाहर निकालता है? बोलेंगे अमोनिया। क्या बोलेंगे? बोलेगा बता यूरिक अम्ल। तो यूरिक अम्ल जो है ना, यूरिक अम्ल को बाहर कौन निकालता है? अपना उत्सर्जित पदार्थ के रूप में। तो यूरिक अम्ल को निकालता है पक्षी। कौन निकालता है? यूरिक अम्ल को कौन बाहर निकालता है? डायरेक्ट पूछेगा बताओ कि पक्षी का उत्सर्जित पदार्थ क्या होता है? डायरेक्ट बोलेंगे यूरिक अम्ल। क्या बोलेंगे? यूरिक अम्ल बोलेंगे। पक्षी को ही बोलते हैं एबीज। क्या बोलते हैं? पक्षी को कहा जाता है एबीज बर। क्या कहा जाता है? जैसे मछली को कहा जाता है पीसीज। मछली क्या बोलते हैं? पीसीज। तुम लोग घर में लाते हैं ना मछली बनाने, तो खूब में मसाला पीसता है, तो नया रखना पीसीज। क्या रखना? पीसीज। तो मछली को बोलते हैं पीसीज बर, और पक्षी को बोलते हैं एबीज बर। क्या बोलते हैं? एबीज बर। यूरिया जो बाहर निकालता है, यूरिया जो बाहर निकालता है वो निकालता है मेमेलिया। कौन बाहर निकालता है? मेमेलिया तो समझ रहा है क्या? मेमेलिया मतलब मेहमाने वाला। स्तनपायी से बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्तनपायी। हिंदी में बोलते हैं स्तनपायी। तो मेमेलिया उसे बोलते हैं जो बच्चे को दूध पिलाता है, जो बच्चे को दूध पिलाता है उसे बोलते हैं मेमेलिया। अंडा नहीं देता है, मतलब बच्चा देता है, बच्चा को दूध पिलाता है उसे बोलते हैं मेमेलिया। क्या बोलते हैं? तो हम लोग किस में आ गए? तो हम लोग का कौन सा उत्सर्जित पदार्थ है? यूरिया। कौन है? हम लोग का उत्सर्जित पदार्थ कौन है? यूरिया। कौन है? यूरिया है। समझ आ गया ना? कौन है? यूरिया है। अब यहाँ डालो, तो ये यूरिया को बाहर निकालने का काम कौन करता है? तो किडनी। कौन करता है? किडनी को बोलते हैं ब्रिक। क्या बोलते हैं? तो पूछेगा मानव शरीर का सबसे मुख्य उत्सर्जित अंग कौन है? तो होता है किडनी। क्या होता है? किडनी। क्या होता है? किडनी को ही बोलते हैं ब्रिक। क्या बोलते हैं? अब ब्रिक को ही बोलते हैं गुर्दा। क्या बोलते हैं? गुद्दा नहीं बोल रहे हैं तुम लोग, गुद्दा ना समझ लेना, जो खाता है ना मांस उसे गुद्दा खींच देता है वो बोला नहीं, गुर्दा बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं? गुर्दा। समझ आ गया तुम लोग को? समझा रहे बंदर? हाँ
तो सब देख लिए हैं, लेकिन कुछ उत्सर्जित अंग को देखते हैं। क्या देखते हैं? उत्सर्जित अंग को देखते हैं। तो चलो उत्सर्जित अंग को कुछ देख रहे हैं। उत्सर्जित अंग, उत्सर्जित किसमें उत्सर्जित अंग देखेंगे? तो यहाँ ध्यान दो, कुछ उत्सर्जित अंग देख रहे हैं किसमें? तो उत्सर्जित अंग देख रहे हैं मानव में। किसमें देख रहे हैं? मानव में। तो सबसे मेन उत्सर्जित अंग जो है, सबसे मेन, सबसे प्रधान जो है वो है वृक्क। क्या है? वृक्क। क्या है? वृक्क को ही बोलते हैं क्या? किडनी। क्या बोलते हैं? किडनी, ठीक है ना। इसी को बोलते हैं क्या? गुर्दा। क्या बोलते हैं? गुर्दा। क्या बोलते हैं? गुर्दा कहा जाता है। फिर उसी प्रकार हम लोग का उत्सर्जित अंग क्या होगा पता है? तो हो जाएगा यकृत। क्या हो जाएगा? यकृत। जानता है तू लोग, पाचन तंत्र में पढ़ा है। यकृत हिंदी में यकृत बोलते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं इसको लीवर। क्या बोलते हैं? इंग्लिश में लीवर बोलते हैं। उर्दू में क्या बोलते हैं? जिगर। क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? बोलते हैं जिगर। तो फरियाल है, सबके पास जिगर रहता है। फरियाल कौन सी? समझ आ रहा है ना। तीसरा जो होता है बोल सकते हैं क्या? तीसरा बोल सकते हैं क्या? त्वचा। क्या बोल सकते हैं? त्वचा भी उत्सर्जित अंग की तरह काम करता है। त्वचा नहीं करता, पसीना निकालता है ना, तो त्वचा भी क्या? उत्सर्जित अंग की तरह कार्य करता है। अगला बोल सकते हैं क्या? फेफड़ा। क्या बोल सकते हैं? फेफड़ा भी उत्सर्जित अंग की तरह कार्य करता है। CO2 को लतिया के बाहर नहीं निकालता है, ऑक्सीजन को पकड़ लेता है, CO2 को लतिया लेता है, बाहर चल जाता है ना, तो CO2 बाहर निकालता है, ठीक है ना। तो ये सभी क्या है? सभी उत्सर्जित अंग है। सभी क्या है? क्या हुआ? हाँ, अगला बोल सकते हैं क्या? तो अगला बोल सकते हैं बड़ी आंत बोल दो, या मलाशय बोल लेते हैं। क्या बोल लेते हैं? मलाशय, ठीक है। अब देखो मेन क्या है मेरा? मेन है वृक्क। मेन मेरा क्या है? वृक्क है। तो पूछेगा सबसे प्रमुख उत्सर्जित अंग क्या है? सबसे प्रमुख उत्सर्जित अंग, उत्सर्जित इसी बारे में पढ़ना है। वृक्क के बारे में तुम लोग के चैप्टर में पढ़ना है, ठीक है ना। क्योंकि सबसे प्रमुख उत्सर्जित अंग जो है मेरा वो क्या है? वृक्क। क्या है? सबसे प्रमुख उत्सर्जित अंग वृक्क है। क्योंकि वृक्क क्या करता है? हमारे शरीर में जितना भी ब्लड है, हमारे शरीर में जितना भी ब्लड है ना, तो ब्लड पूरा शरीर में दौड़ रहा है। और ब्लड में मिला हुआ क्या? यूरिया। क्या मिला हुआ है? ब्लड में कुछ मात्रा में यूरिक अम्ल होता है। क्या होता है? यूरिक अम्ल। इसको छान के ब्लड से अलग करेगा, यानी ब्लड को फिल्टर करने का काम, ब्लड को फिल्टर करने के काम यही बैठल है। कौन? किडनी बैठल है तुम्हारा। किडनी जो बैठल है, यानी वृक्क बैठल है, गुर्दा जो बैठल है, ये क्या करेगा? ये तुम्हारा शरीर में होता है एक जोड़ा। एक जोड़ा बोले तो दो होता है। कितना होता है? आराम से ब्लड को फिल्टर करते रहता है, ब्लड को फिल्टर करते रहता है, तथा ब्लड में उपस्थित यूरिया हो गया या यूरिक अम्ल कुछ मात्रा में भी होता है, यूरिक अम्ल भी कुछ मात्रा में होता है, उसको कहता है साइड लग। कहाँ लग? साइड लग। और उससे फिर जो है उससे जो है फिर मूत्र मार्ग के रास्ता से बाहर कर देता है। कौन कौन करता है? तो ये करता है वृक्क यानी किडनी यानी गुर्दा। कौन? वृक्क यानी किडनी यानी गुर्दा। बोले हमारे रक्त को फिल्टर करने का काम कौन करता है? कौन करता है? तो वृक्क करता है। कौन करता है? वो कहाँ चल गया? तेरे नाम कहाँ गया? जैसे मार ले था गजनी ये सब। हाँ, लल्ला वो भी नहीं पढ़ता, आता है एक दिन आता है। चलो यहाँ ध्यान दो, सबसे प्रमुख उत्सर्जित अंग, सबसे प्रमुख उत्सर्जित अंग कौन हो गया? तो ये हो गया वृक्क। क्या हो गया? वृक्क हो गया। यकृत क्या करता है पता है? जितना भी तुम शरीर में तुम अपना जो दुख दर्द लेगा सब यकृत झेलेगा। कौन झेलेगा? यकृत। यानी जितना भी तुम कुछ भी खाएगा, दारू पिएगा तो उसको यकृत बुला लेगा अपने पास, अब बोलेगा तुम्हारा शरीर को कुछ होने नहीं देगा। जब तक तुम्हारा यकृत दमदार है, कौन चीज़ है? दमदार है, ये जिंदा है, तब तक कि जितना भी दुख दर्द होगा सब यकृत अपने पास ले लेगा। दारू पिएगा तो दारू को अथी करने का काम, उसका विषैला पदार्थ को घोटने का काम कौन करेगा? यकृत। कौन करेगा? यानी जितना भी विषैला पदार्थ है सब यकृत कहेगा आ जा मेरे पास, ठीक है ना। जहर खा लिया तो जहर खा लिया तो मान लो टे बोल दिया, कौन सी बोल दिया, तो जहर खाने पर डॉक्टर चेक करेगा कि इसको किस कैसे मौत हुआ है। तो जब यकृत का पोस्टमार्टम करेगा तो यकृत को चेक करेगा, पता चल जाएगा जहर खाने से हुआ कि क्या खाने से हुआ, पता चल जाता है। क्योंकि यकृत सबको बता, जितना विषैला पदार्थ होता है सबको यकृत अपने पास बुला लेता है कि आ जाओ। और अगर यकृत उससे लड़ गया तो तुम जिंदा रह जाएगा, यकृत नहीं लड़ पाता तो क्या होता है? तो दारू पीने पर देखता है ना, बोलता है लिवर भी खराब हो गया। कौन सी खराब हो गया? तो लिवर में कितने लड़ेगा? एक आध दिन 2 दिन पी रहा है तो कोई दिक्कत है, सप्ताह में एक आध दिन पी रहा है कोई दिक्कत ना है, यकृत फरिया रहा है। अब अगर तो रोजे घोटेगा, सुबह शाम घोटेगा तो यकृत किससे लड़ेगा? तो खोजो तो लिवर में फैल होता है। क्या होता है? लिवर में फैल हो जाता है। और लिवर फैल हो गया तो नहीं पूछना कितना नंबर से फैल होता है। फैल मतलब क्या हो गया? चौपट हो गया। क्या हो गया? चौपट हो गया, ठीक है ना। अब यहाँ नाम दो यकृत। यकृत यानी लीवर, यकृत यानी लीवर। तो लीवर क्या करता है पता है? लीवर सभी विषैला पदार्थ को अपने अंदर संभाल लेता है, तथा ये लीवर जो है ना हम लोग के शरीर में अमोनिया क्या होता है? अमोनिया तो बाहर नहीं निकल पाएगा हम लोग के शरीर के, क्योंकि अमोनिया निकालने के लिए चाहिए जल। क्या चाहिए? जल चाहिए। तो अमोनिया को बदल देता है यूरिया। किसमें बदलता है? अमोनिया को बदलता है यूरिया में। किसमें बदलता है? अमोनिया को यूरिया में बदलता है। यानी अमोनिया जैसा जटिल पदार्थ को बदलता है यूरिया। किसमें बदलता है? यूरिया में। अमोनिया जैसा हानिकारक, जटिल नहीं बोलेंगे, अमोनिया जैसा विषैला पदार्थ को बदलता है यूरिया। किसमें बदलता है? यूरिया में बदल देता है। यूरिया में बदल देता है। त्वचा क्या बाहर निकालता है? पसीना। क्या बाहर निकालता है? पसीना बाहर निकालता है। निकलता है कि नहीं?
फेफड़ा क्या बाहर निकालता है, तो ये ऑक्सीजन लेता है, ऑक्सीजन को बदल देता है CO2, बोलता है सर CO2 में बदल देता है, लतिया के बाहर निकाल लेता है, निकालता है ना। और मलाशय जो है मल के रूप में बाहर निकलता है। सब क्या है, ये सभी मेरा उत्सर्जित अंग है, उत्सर्जित अंग है, उत्सर्जित अंग है, यानी उत्सर्जित पदार्थ बाहर निकल रहा है। तो ये सभी क्या है मेरा उत्सर्जित पदार्थ, क्या है उत्सर्जित पदार्थ है, उत्सर्जित पदार्थ है। समझ तो लोग आगे कोई दिक्कत है। तो हमको पढ़ना है क्या है मेन रूप से, हमको मेन रूप से पढ़ना है ब्रिक। क्या पढ़ना है, ब्रिक पढ़ना है। क्या पढ़ना है, ब्रिक के एकदम पूरा पोस्टमार्टम करके पढ़ना है, एकदम अंदर घुस के एकदम चीर फाड़ करके पढ़ना है। ठीक है, चलो आप देखते हैं। बहुत सारा जीव होता है, क्या होता है, बहुत सारा जीव होता है। तो उसमें बताना है कि एक होता है एक कोशिकीय जीव। क्या होता है, एक कोशिकीय जीव। एक कोशिकीय जीव तो समझ रहा है ना, क्या चीज़। अरे ला, पहले हम पूछ रहे हैं परिभाषा बताने। तो एक कोशिका जीव किसे कहते हैं, तो एक कोशिका जीव मतलब होता है जिसका शरीर एक कोशिका से मिलकर बना हो, एक कोशिका से मिलकर बना हो कोशिकीय है। और जिसका शरीर एक से अधिक से मिलकर बना हो उसे क्या बोलेंगे, बहुकोशिकीय। क्या बोलेंगे, बहुकोशिकीय बोलेंगे। क्या बोलेंगे, बहुकोशिकीय बोलेंगे। अब यहाँ जान दो, एक कोशिकीय जीव जो होता है तो कोशिका मिलता है तो क्या बनता है, अंग। क्या बनता है, और अंग मिलता है तो क्या बनता है ना। पहले देखो, कोशिका मिलता है तो बनता है उत्तक। क्या बनता है, उत्तक जब बहुत सारा मिलेगा तो बनता है अंग। क्या बनता है, और अंग बहुत सारा मिलता है तो बनता है अंग तंत्र। क्या बनता है, जैसे पाचन तंत्र, श्वसन तंत्र, उत्सर्जन तंत्र, परिवहन तंत्र, कंकाल तंत्र, देख रहा है ना। तो बहुत सारा तंत्र बनता है। क्या बनता है, तंत्र। और बहुत सारा तंत्र मिलता है तो बनता है पूरा बॉडी। क्या बनता है, पूरा बॉडी बनता है। तो यहाँ पकड़ भाई कोई कोशिकीय है तो इसके पास उत्तक तो बनबे नहीं किया, तो अंग कहाँ से बनेगा। और जब अंग नहीं बनेगा तो इसके पास उत्सर्जित अंग होगा, बिल्कुल नहीं होगा। तो ये कोनो विधि के द्वारा क्या करेगा, उत्सर्जित पदार्थ को बाहर निकालेगा। क्या निकालेगा, तो एक कोशिकीय जीव जो होता है ना, ये विसरण विधि के द्वारा, पूछा है कौन सा विधि के द्वारा अपना उत्सर्जित पदार्थ बाहर निकालता है, तो क्या बोलेंगे, विसरण विधि। विसरण विधि मतलब बताइए कि जैसे रुइया होता है तो रुइया के पानी में डाल दो तो कोई भी सब फटाफट पानी को अंदर सोख लेगा, यानी शरीर के किसी भी भाग से छिद्र के द्वारा पानी अंदर सोख लेगा। और उसको दबा दो, पूछ करके बाहर निकल जाएगा, कहीं से भी बाहर निकल जाएगा, निकलता है ना। तो इसे बोलते हैं विसरण। क्या बोलते हैं, विसरण। उससे कहा कोशिकीय जीव जो है इसके शरीर से कहीं से भी अंदर चल जाएगा, पदार्थ कहाँ जाएगा, पदार्थ अंदर चल जाएगा, फिर अंदर जो है पाचन उच्चन होगा, उसके बाद शरीर के कोई भी भाग से बाहर निकाल देगा, उसे बोलेंगे विसरण। क्या बोलेंगे, विसरण बोलेंगे। क्या बोलेंगे, जैसे अमीबा हो गया, बताइए कि अमीबा में क्या है, कोशिकीय जीव है। पैरामीशियम हो गया, क्या हो गया, पैरामीशियम हो गया। युगलिना बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं, युगलिना बोल सकते हैं। शैवाल होता है, कोशिकीय शैवाल है, कोशिकीय शैवाल जिसको बोलते हैं क्लेमाइडोमोनस। क्या बोलते हैं, क्लेमाइडोमोनस, क्लेमाइडोमोनस। ये क्या है, कोशिकीय शैवाल है। क्या है, एक कोशिकीय शैवाल है। क्या है, एक कोशिकीय शैवाल है, जिसमें क्या होता है, इसमें जो है विसरण विधि के द्वारा क्या होता है, उत्सर्जन। क्या होता है, इसमें श्वसन भी विसरण विधि द्वारा, उत्सर्जन भी विसरण विधि द्वारा होता है। क्योंकि पगल इसके पास तो अंग है ना, अंग है तो शरीर के कोई भी भाग से बाहर निकलो, कोई भी भाग से अंदर चल जाओ, ठीक है ना। तो ये हो गया कोशिकीय जीव। क्या हो गया, लेकिन जो बहुकोशिकीय जीव होता है, जो बहुकोशिकीय जीव होता है उसमें उत्सर्जित पदार्थ निकलने के लिए जटिल अंग होता है। ऐसा बताइए कि ये अंग मतलब समझ रहा है, देख ले ये सब अंग है ना, क्या है, सब अंग है। क्या है, तो उससे बहुकोशिकीय जीव में बहुत सारा अंग होता है। लेकिन उससे पहले रखते हैं पेड़ पौधा। क्या रखते हैं, पेड़ पौधा। क्या रखते हैं, पेड़ पौधा में उत्सर्जित पदार्थ, पेड़ पौधा में उत्सर्जित, पेड़ पौधा में उत्सर्जित पदार्थ। देखो पेड़ पौधा में जो उत्सर्जन होता है ना, पेड़ पौधा में क्या करेगा, तो पेड़ पौधा जो है, पेड़ पौधा क्या लेता है, तो भोजन बनाते समय क्या लेता है, भोजन बनाते समय CO2 लेता है, प्रकाश संश्लेषण के समय CO2 लेता है, और जब छोड़ता है तो ऑक्सीजन, क्या छोड़ता है, तो ऑक्सीजन छोड़ता है। तो पेड़ पौधा में ऑक्सीजन निकले, या रात में पेड़ पौधा लेता है, क्या रात में पेड़ पौधा लेता है ऑक्सीजन, क्या लेता है, दिन में भोजन बनाते समय लेता है CO2 और छोड़ता है ऑक्सीजन। लेकिन ऑक्सीजन बहुत मात्रा में छोड़ता है, CO2 को बहुत मात्रा में लेता है। लेकिन रात में जो है भोजन तो बनाना ना है, क्योंकि प्रकाश तो मिल नहीं रहा है, और प्रकाश नहीं मिला तो लेगा ऑक्सीजन। क्या लेगा, ऑक्सीजन लेगा, CO2 छोड़ेगा, तो कम में ऑक्सीजन लेता है, कम में CO2 छोड़ता है। लेकिन दिन में जो है CO2 बहुत लेता है, ऑक्सीजन बहुत ज़्यादा छोड़ता है, ठीक है ना। तो लेकिन कुछ पौधा ऐसा है जो बतावे कि दिन भर क्या लेता है, दिन हो या रात हो, वो लेता है CO2। क्या लेता है, CO2 लेता है। जैसा पीपल हो गया, बरगद हो गया, तुलसी हो गया, नीम हो गया, ये सब दिन भर मतलब दिन हो या रात हो, दिन हो या रात हो, 24 घंटा वायु को शुद्ध करते रहता है, CO2 लेता है, ऑक्सीजन देता है। इसलिए इसको देवता समान मानते हैं। क्या मानते हैं,
देवता समान मानता है उसको पूजा क्या कहता है, क्या कहता है, पूजा किया जाता है। अब अगर देवता समान नहीं मानता तो आदमी इतना बड़ा राक्षस से कुछ कहने ना बोलेगा ये तो पिपरवा में पहुँचो कोई फल हो उसे काट के हटा दे, ना हटा देता काट के। बोलता तुलसी में कोई फल हो सब की कर भी रह क्या काट के हटा, बरगद में कोई फल ना काट के हटा। आदमी को खाली मतलब है अपना पेट से, किससे मतलब है, इसलिए दिमाग लगाया है। भारत के महर्षि लोग बोला था इसको पूजा के रूप में मान्यता देते हैं। अपने डर से सब थर काँपेगा और किसी को काटेगा नहीं, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, ऐसे आदमी सबसे बड़ा राक्षस ना है रे, बोलेगा कोई फायदा नहीं तो काट के हटा दे, लेकिन फायदा है ना, दिन में क्या देता है। लेकिन वो सब समझने वाला कोई ना है, ऑक्सीजन CO2 को नहीं समझता है, सब देता है फल चाहिए, क्या चाहिए, फल। ठीक है ना, चलो यहाँ ध्यान दो। तो पेड़ पौधा में उत्सर्जित पदार्थ, पेड़ पौधा में चलो यहाँ ध्यान दो, उत्सर्जित पदार्थ। पेड़ पौधा में उत्सर्जित पदार्थ जो होता है ना, वो देखो रंध्र से बाहर निकलता है। कहाँ से निकलता है, रंध्र। कहाँ से निकलता है, रंध्र मतलब समझ रहा तुम लोग, चैप्टर 1 में नहीं पढ़ाए थे। रंध्र मतलब होता है क्या, पेड़ पौधा की पत्ती में जो छोटा छोटा छिद्र पाया जाता है उसे बोलते हैं रंध्र। क्या बोलते हैं, तो छेद से क्या निकलेगा, ऑक्सीजन निकलेगा, CO2 निकलेगा ना। तो पेड़ पौधा ऑक्सीजन के रूप में क्या निकलता है, जैसे हम लोग CO2 निकालते हैं, पेड़ पौधा ऑक्सीजन निकालता है, तो वो क्या उसका उत्सर्जित पदार्थ क्या हो गया, किससे निकलता है, रंध्र से। किससे निकलता है, रंध्र को इंग्लिश से बोलते हैं स्टोमाटा। क्या बोलते हैं, स्टोमाटा। क्या बोलते हैं, स्टोमाटा कहा जाता है। और तुम लोग को पढ़ाए थे चैप्टर 1 में कि स्टोमाटा जो होता है रंध्र के शरीर पर, रंध्र के जहाँ होता है, जहाँ पर दरवाज़ा खुलता है वहाँ पर एगो पाया जाता है गार्ड। क्या पाया जाता है, गार्ड सेल पाया जाता है, उसको बोलते हैं कोशिका पाया जाता है, उसको बोलते हैं गार्ड सेल। क्या बोलते हैं, और जब पानी भरेगा तो गार्ड सेल का मुँह खुल जाएगा, और जब पानी बाहर निकलेगा तो गार्ड सेल अपना मुँह बंद कर लेगा, क्या पिचक जाएगा। ठीक है ना। तो ये क्या हो गया, ये पत्ती में रंध्र जो है ना, पत्ती में जो छेद है, पत्ती में जो छिद्र है उसके बोलते हैं क्या, रंध्र। क्या बोलते हैं, रंध्र बोलते हैं। उसी प्रकार जो वातरंध्र क्या होता है, जल्दी बता दे बैला, बताओ वातरंध्र क्या होता है। वातरंध्र क्या होता है, तो वातरंध्र होता है तनाव में जो छिद्र होता है। क्या होता है, तनाव में जो छिद्र होता है उसे बोलते हैं वातरंध्र। क्या बोलते हैं, तनाव में जो छिद्र होगा उसे बोलते हैं वातरंध्र। क्या बोलते हैं। लेकिन पेड़ पौधा ज़्यादा किससे बाहर निकलता है, ज़्यादा बाहर निकलता है रंध्र से। किससे निकलता है, वातरंध्र से बहुत कम उपयोग होता है। देखना वातरंध्र से क्या होगा, कभी कभी जो छोटा मतलब कभी कभी जो गोंद ऐसा लट्ठा ऐसा बाहर निकलता है ना, तो क्या उत्सर्जित पदार्थ क्या है। लेकिन सबसे ज़्यादा करता है रंध्र। किससे करता है, रंध्र से करता है। लेकिन यहाँ ध्यान दो, लेकिन यह रहेगा जलीय जीव। क्या रहेगा, जलीय पौधा। जलीय पौधा जो है ना, ये पूछेगा कौन सा विधि के द्वारा बाहर करेगा, तो बोल देंगे विसरण विधि। क्या बोल देंगे, विसरण विधि। क्या बोलेंगे, विसरण विधि के द्वारा अपना उत्सर्जित पदार्थ बाहर निकालता है पानी में। कहाँ निकालता है, पानी में निकालता है। अब देख लेते हैं क्या पेड़ पौधा कैसे, हम लोग पढ़े थे कि हम लोग का उत्सर्जित पदार्थ क्या हो गया, अमोनिया हो गया, यूरिक अम्ल हो गया, यूरिया हो गया, पसीना हो गया, CO2 हो गया, ये सब बताए थे ना। उसी प्रकार पेड़ पौधा के कुछ उत्सर्जित पदार्थ के नाम बताना है। चलो लिख देता हूँ उत्सर्जित पदार्थ का नाम। किसका, उत्सर्जित पदार्थ। उत्सर्जित पदार्थ किसका उत्सर्जित पदार्थ, जल्दी बता दे। पेड़ पौधा किसका उत्सर्जित पदार्थ, पेड़ पौधा के उत्सर्जित पदार्थ का नाम लिख रहे हैं। तो जैसे तुम लोग पढ़ा होगा क्या, पेड़ पौधा में दूध पाया जाता है, दूध नहीं निकलता कहते पेड़ पौधा से, निकलता है, उसे बोलते हैं लैटेक्स। क्या बोलते हैं, लैटेक्स। तो लैटेक्स क्या है, लैटेक्स जो है यह उत्सर्जित पदार्थ है। क्या है, उत्सर्जित पदार्थ है। उसी प्रकार तुम लोग देखा होगा कितना पेड़ पौधा से लट्ठा निकलता है, लट्ठा निकलता है, अरे बंदा लट्ठा निकलता है, तो लट्ठा को बोलते हैं। ऐसे तुम लोग लबर जो बनता है तुम्हारा, क्या बनता है, दूध से बनता है। और लबर के पौधा से क्या बनता है, लबर बनता है। कैसे बनता है, लबर के पौधा से क्या निकलता है, दूध। क्या निकलता है, लबर बनता है, तुम लोग मिटाता है घर में, क्या होता है, तो लबर बनता है। ठीक है ना। उसी प्रकार निकलता है गोंद। क्या निकलता है, गोंद निकलता है। उसी प्रकार तुम ये दोनों नाम सुना है, अब जब बताएंगे नाम मैंने सुना है, तो नाम मैंने सुना, सबको दिक्कत ना है, खा लेना है। ठीक है ना। चलो यहाँ ध्यान दो। अगला निकलता है रेजिन। क्या निकलता है, रेजिन। क्या निकलता है, और अगला निकलता है टेनिन। क्या निकलता है, टेनिन। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेगा, बहुत बार पूछ चुका है कि रेजिन किससे निकलता है, टेनिन किससे निकलता है, गोंद किससे निकलता है, सब बहुत बार क्वेश्चन पूछ चुका है। तो यहाँ ध्यान दो। दूध मतलब समझ गया ना, पेड़ पौधा में जो लैटेक्स दूध जो पाया था, जो दूध निकलता है, कनेली का फूल होता है ना, उसको तोड़ेगा जैसे देखना दूध निकलता है ना, निकलता है। अरे बंदरा बोलना होने ना, ए पगली कह के सुन रही है कि यहाँ पर झुप रही है, हाँ मरमराई ऐसा कर रही है, उत्सर्जित अंग पढ़ा रहा है। यहाँ ध्यान दे, यहाँ बोल रहा है क्या, हम बोल रहे हैं क्या दूध निकलता है, उससे बोलते हैं लैटेक्स। क्या बोलते हैं, गोंद कहाँ से निकलता है पता है, तो मेन जो गोंद होता है तुम्हारा, जो तुम लोग देखता है, वो निकलता है बबूल के पौधा से। बबूल के, तो बबूल के पौधा से हमें क्या प्राप्त है, बबूल सुनो समझता है। अरे हाँ, यहाँ जो नहीं पढ़ता है उसको बबूले पर, उससे बबूले से पिटेंगे, टेंशन नहीं लेना है। बबूल के पौधा से, बबूल के पौधा से निकलता है क्या, गोंद। क्या निकलता है, गोंद निकलता है। तुम लोग को ज़्यादा मिलेगा मरुस्थल में। कहाँ मिलेगा, मरुस्थल में मिलेगा, क्योंकि पानी कम हो रहेगा तब उग जाता है। क्या होता है, इसलिए बबूल के पौधा। क्या हुआ, हाँ
सोयाना घास में गोंद, सोयाना घास में भी लट्ठा निकलता है, लेकिन जो मेन का गोंद हम लोग यूज करते होता है बबूल। क्या होता है? बबूल का। सब नहीं लिख देंगे आप, जो मेन है उसको लिखेंगे, ठीक है। तो बबूल के पौधा मेन के पूछता है। अब सोजाना तुमको कभी नहीं पूछेगा, सोजाना और झाझा कटौना नहीं पूछेगा, ठीक है ना। चलो यहाँ ध्यान दो, रेजिन क्या बोल रहा है? रेजिन, यहाँ ध्यान दो, रेजिन किससे प्राप्त होता है पता है? तो रेजिन और ये जो है ये पुराने जाइलम, ऐसे तो दोनों पुराने जाइलम, ये गोंद और रेजिन, गोंद और रेजिन, ये गोंद एवं रेजिन जो है, पहले इसको लिख देते हैं। रेजिन एक अथी प्राप्त होता है, एक पौधा से प्राप्त होता है, जिसको बोलते हैं क्या? जिसको हम बोलते हैं चीर के पौधा। क्या बोलते हैं? चीर को बोलते हैं इंग्लिश में क्या? इसको इंग्लिश में बोलते हैं पाइन। क्या बोलते हैं? पाइन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? तो चीर के पौधा से, चीर के पौधा से हमें प्राप्त होता है क्या? तो हमें प्राप्त होता है क्या? तो हमें होता है रेजिन प्राप्त होता है। अब बोलेगा चीर हम कभी देखे ले, चीर इधर नहीं मिलेगा। चीर मिलता है पहाड़ी क्षेत्र में, बड़ा जो ऊंचा सा पहाड़ है और जहाँ बर्फ जम जाता है उधर निकलता है चीर। क्या निकलता है? तो चीर हो गया, देवदार हो गया, साइकस हो गया, सिकोया हो गया, ये सभी काफ़ी लंबा लंबा पौधा होता है। क्या होता है? काफ़ी लंबा लंबा पौधा होता है, बहुत लंबा होता है, ठीक है ना। और ये बहुवर्षीय होता है। क्या होता है? बहुवर्षीय यानी बहुत वर्ष तक जिंदा रहने वाला, और काफ़ी मजबूत होता है। क्या होता है? काफ़ी मजबूत होता है। तो चीर यहाँ देखने को नहीं मिलेगा, समझ आ गया ना। और ये लोग का जो बीज होगा ना, जो बीज होगा ये लोग का, वो फल के अंदर नहीं होगा, यानी बीज के ऊपर कोई आवरण नहीं होगा, इसलिए से बोलते हैं नग्न बीजी। क्या बोलते हैं? यानी बीजवा जो है नंगे रहता है, यानी फल के अंदर नहीं रहता, इसलिए उसके नग्न बीजी बोलते हैं, या इसी को बोलते हैं जिम्नोस्पर्म बोलते हैं, या इसी को बोलते हैं ओ अनावृत बीजी। तुम लोग नोमा पढ़ा कि नहीं बंदर? इस नोमा में जो बोल रहे हैं क्या बोलते हैं? अनावृत बीजी, यानी बीज के ऊपर कोई आवरण नहीं होता, तो बोलते हैं अनावृत बीजी। क्या बोलते हैं? तो अनावृत बीजी का एग्जाम्पल हो गया चीर हो गया, पाइन हो गया, चीर को ही बोलते हैं, पाइन बोलते हैं, देवदार हो गया, सिकोया हो गया, साइकस हो गया, जेमिया हो गया, सभी है, ठीक है ना। इसका तुम लोग को नोमा पढ़ाए थे, ट्रिक भी बताए थे नोमा, तुम लोग नोमा पढ़वे नहीं किया है। मतलब बताए थे कि कौन सा पदार्थ को किसे हम नग्न बीजी बोलेंगे, तो बताए थे, उसका ट्रिक बताए थे क्या? तो लड़की लोग के लिए ट्रिक बताए थे कि जालिम सास को एकदम चीर देना है। क्या करना है? जालिम सास को चीरना है। क्या करना है? चीर दो। क्या बताए थे? इस सब नमम तुम लोग देख लेना, ठीक है ना। बताए थे जालिम सास को चीर देना है, और चीरना ना है, समझाना है, नहीं जाना एकदम चीर देना और चल जाना, ठीक है ना, जल्द चल जाना। तो जालिम होता था जेमिया। क्या होता है? सा मतलब था साइकस। क्या होता है? सा मतलब साइकस। सो मतलब था सिकोया। क्या होता है? सिकोया। चीर मतलब चीरे हो गया, चीर मतलब क्या हुआ? और दो मतलब देवदार, दो मतलब देवदार। देवदार भी देखा है काफ़ी लंबा होता है ना। तो ये सभी क्या है? ये सभी है क्या? ये सभी नग्न बीजी पौधा है। नग्न बीजी पौधा बोले तो जिसके बीज के ऊपर कोई आवरण नहीं होगा, बीज के ऊपर कोई आवरण नहीं होगा। कहाँ मिलेगा? तो बर्फीली क्षेत्र में मिलेगा। कैसा होगा? बहुत लंबा लंबा होगा। कैसा होगा? तो बहुवर्षीय होगा। क्या होगा? बहुवर्षीय होगा, काफ़ी मजबूत होगा, काफ़ी मजबूत होगा। दुनिया का सबसे लंबा पौधा जो होता है ये होता है सोफोर सिकोया। क्या होता है? सोफोर सिकोया। और सबसे छोटा पौधा होता है जालिम फोर जेमिया। जालिम फोर जेमिया होता है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, इस नोम पड़ेगा। चलो यहाँ ध्यान दो, टेनिन जो प्राप्त होता है, टेनिन कहाँ प्राप्त होता है पता है? तो टेनिन प्राप्त होता है वृक्ष के छाल से। वृक्ष के, तो बोलेगा वृक्ष के छाल से, बोलेगा डायरेक्ट बताओ टेनिन किससे प्राप्त होता है? तो बोलना है वृक्ष के छाल। बोलेगा रेजिन किससे प्राप्त होता है? बोलना है चीर के। बोलना है गोंद किससे प्राप्त होता है? बबूल के पौधा, बबूल के पौधा से प्राप्त होता है। याद रखना, ये गोंद और रेजिन जो है ना, गोंद और रेजिन है, ये बबूल के पौधा से निकालना हो या रेजिन को चीर के पौधा से निकालना हो, तो दोनों से निकालेंगे। तुम लोग पढ़ाए थे परिवहन जब पढ़ा रहे थे, तो याद कर, उसमें पढ़ाए थे जालम फ्लोएम पढ़ाए थे। अरे पढ़ाए थे बंदर। जालम का काम क्या? जल्दी बताओ। जल एवं खनिज लवण को पेड़ पौधा में जल से ग्रहण करके ऊपर तक पहुंचा देना। ऊपर तक, ऊपर मतलब समझना आकाश में पहुंचा देना, नहीं ऊपर यानी जो पत्ती उत्ती है ऊपर में तना होना, वहाँ तक पहुंचा देना, वहाँ तक पहुंचा देना। तो गोंद एवं रेजिन को प्राप्त करना होगा, गोंद एवं रेजिन को प्राप्त करना होगा तो पुराने जाइलम से प्राप्त करते हैं। कैसे करते हैं? नयका जाइलम में नहीं रहता है, कहाँ रहता है? पुराने जाइलम, पुराने जाइलम से प्राप्त किया जाता है। पुराने जाइलम से प्राप्त किया जाता है, पुराने जाइलम से प्राप्त किया जाता है। तो सब सारा चीज़ देख लिए हैं। अब हमको खाली सिर्फ पढ़ना है ब्रिक यानी किडनी के बारे में। ब्रिक यानी इसके बारे में खाली दिक्कत से पढ़ना है। ब्रिक के अंदर भी घुसेंगे, ऑपरेशन करेंगे, पोस्टमार्टम करेंगे, और उसके अंदर जो खोज के निकालेंगे छोटा छोटा मिलेगा। इतना छोटा मिलेगा कहने मुश्किल है, लगभग 1 मिलियन मिलेगा। 1 मिलियन यानी लगभग 10 लाख मिलेगा, जिससे बोलेंगे नेफ्रॉन। क्या बोलेंगे? नेफ्रॉन मिलेगा। तो उसी बारे में पढ़ना है। ब्रिक देखेंगे, थोड़ा ब्रिक का कार्य देखेंगे, फिर नेफ्रॉन पढ़ेंगे। नेफ्रॉन पढ़ेंगे, चैप्टर खत्म। क्या होगा? जल्दी इसको छापने में तुम लगेगा आधा घंटा। जल्दी छाप। चलिए ध्यान दे। तो सब कुछ हम देख लिए। अब अपना ब्रिक के बारे में पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? तो ब्रिक के बारे में, ब्रिक यानी किडनी, किडनी यानी गुर्दा, यही नहीं है। तो इसके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है ना। क्योंकि हम लोग का जो उत्सर्जी अंग है वो है
किडनी, गुर्दा या ब्रिक, किडनी, गुर्दा या ब्रिक है, तो इसके बारे में पढ़ेंगे। तो चलो देखते हैं आप ब्रिक क्या रखते हैं। ब्रिक, ब्रिक को ही बोलते हैं क्या, अरे बंदर यहाँ ध्यान दें, किडनी, किडनी को ही क्या बोलते हैं, गुर्दा, क्या बोलते हैं, गुर्दा, ठीक है ना। अब ये ध्यान दो, इसका आकार कैसे होता है, तो सिम के बीज की तरह। कैसा होता है, सिम के बीज देखा है तुम लोग, अरे सिम खाया तुम लोग, तो इसका बीज तुम लोग खा लेता है, कभी तो देखता ना है, कभी देखना अच्छा है गौर से, ठीक है ना। उसी तरह होता है, सिम के बीज की तरह होता है, इसका आकार होता है ब्रिक यानी किडनी यानी गुर्दा, ठीक है। चलो यहाँ पर हम इसको बना लेते हैं। अच्छा बता, हम लोग का शरीर में कितना ब्रिक होता है, हम लोग का शरीर में कितना ब्रिक होता है, तो एक जोड़ा कितना होता है, एक जोड़ा यानी 2, कितना होता है, 2 होता है, कितना होता है, 2 होता है। अगर 2 में से एगो फेल हो गया तो दूसरा पास हो जाएगा, दूसरा क्या होगा, 2 में से एगो फेल हो गया तो कोई दिक्कत ना है, कोई दिक्कत ना है। एगो काम है ना, एगो है टनाटन है तो एगो काम करते रहेगा, ब्लड को फिल्टर करते रहेगा, करते रहेगा, ठीक है ना। यानी जब एगो फेल हो जाएगा तो उतना दिक्कत ना है, कोई दिक्कत ना है, ब्लड अपना तो है फिल्टर होते रहेगा। लेकिन यहाँ दोनों फेल हो गया, दोनों फेल हो गया तो कोई पास ही नहीं किया तो दिक्कत हो जाएगी, क्या हो जाएगा, दिक्कत। तो तुम्हारा ब्लड को शुद्ध नहीं करेगा, ब्लड को जब शुद्ध करने वाला नहीं मिलेगा तो तुमको जो है मैं कम से कम सप्ताह में जब तुमको तुम्हारा ब्लड निकाल के शुद्ध करना पड़ेगा। डॉक्टर करेगा शुद्ध, कौन करेगा, अवेयरनेस मैंने डॉक्टर भाई जब शुद्ध करेगा ब्लड निकाल के तो तुम्हारा ब्लड निकाल दिया, बोलेगा आप 5 दिन के बाद आना, फिर तुम्हारा सेल में घुसा देंगे। अगर वो उस तरह करेगा तो मर ही जाएगा, नहीं मर जाएगा। यानी एक तरफ से धमनी से तुम्हारा ब्लड निकलते जाएगा और वो एक मशीन से, डायलिसिस मशीन होता है, शुद्ध होते जाएगा, उससे नाइट्रोजन पदार्थ खाली अलग कर लेगा और उसका फिर सिरा से एगो अंदर जाते रहेगा। यानी कि वो निकाल रहा है, फिर उसको फिर शुद्ध करेगा, ठीक है ना। उसके बाद शुद्ध करके तुम्हारा शरीर में तुमको पिला देगा, चल जाएगा अंदर, उससे ना होता है, ठीक है ना, समझ आ गया ना। तो चलो यहाँ ध्यान दो, तो पहले रहते हैं एक जोड़ा होता है, कितना होता है, एक जोड़ा हम लोग को शरीर में क्या होता है, ब्रिक होता है। क्या होता है, ब्रिक यानी किडनी होता है। ये कहाँ स्थित होता है, जल्दी होता है, तो इसका स्थिति कहाँ होता है, स्थिति बड़ी आंत में होता है, बड़ी आंत में घुस के रहेगा। ये कहाँ होता है उधर गुहा में। कहाँ होता है, देखो यहाँ पर गुहा में तो क्या बताया था, स्थान, क्या बताए थे, जहाँ पर स्थान है, जहाँ पर खाली स्थान है, जहाँ पर बहुत सारा अंग पाए तो सब बोलते हैं कैविटी यानी गुफा, गुफा यानी गुहा, गुफा यानी गुहा, ऐसे बोलेंगे मुख गुहा। तो मुख गुहा में कितना होता है, 3 चीज़ होता है। कितना चीज़ होता है, 3 चीज़ होता है, एक दांत हो गया, एगो जीभ हो गया, एक तो लार ग्रंथि। क्या होता है, लार ग्रंथि। जैसे बोलते हैं बच गुहा, क्या बोलते हैं, तो बच गुहा में 2 चीज़ होता है। क्या क्या होता है, तो फेफड़ा तुम लोग का होता है, लंग्स, हृदय यानी हार्ट, जिसको तुम लोग दिल बोल देता है, क्या बोल देता है, दिल, ऐसा करके ऐसे बना कर चीर देता है, ठीक है ना, तो वो वाला वो चिराता ना है, ठीक है ना। अगला होता है क्या, उदर गुहा। क्या होता है, इसके नीचे जो आएगा पेट वाला भाग को बोलते हैं उदर गुहा। क्या बोलते हैं, तो उदर गुहा में कौन कौन आता है, उदर गुहा में छोटी आंत, बड़ी आंत, छोटी आंत, बड़ी आंत, किडनी, ये सभी आता है उदर गुहा। किसमें आता है, उदर गुहा में आता है। पगले यहाँ ध्यान दे, तो उदर गुहा में कहाँ होता है पता है, तो उदर गुहा में आगे की ओर होता है कि पीछे की ओर होता है। यानी पेट जब तुम्हारा पेट निकल गया है, उधर होता है कि पीठ की तरफ होता है, तो ये पीठ की तरफ होता है। क्या होता है, और पीठ की तरफ देखो, यहाँ से वो दिमागवा से वो खुट्टा निकल के, यानी वो हड्डी निकल के कहाँ तक गया है, कमर तक गया है ना वो हड्डी, अरे गया है ना, जिसके सारे तुम झुकता है, आगे पीछे झुकता है, ठीक है ना। वो 26 हड्डी से बना होता है। किससे हड्डी से बना होता है, 26 हड्डी से बना होता है। इन्हें समझ लें कि वो लठियासन गरल है, लठियासन गरा हुआ ना है। लठियासन अगर लठियासन गरा होता तो फिर झुक पाते हैं, झुकते तो टूट जाता, पकड़ नहीं टूटता रहे। अरे गधा का जब लठियासन गरा रहता तो झुकते तो क्या था, टूट जाता। लेकिन वो 26 हड्डी को नट बोल्ट से कस के बना हुआ, नट बोल्ट जैसा कस के बना हुआ है, जिसको बोलते हैं बैकबोन। क्या बोलते हैं, या उसी को बोलते हैं हिंदी में रीढ़ की हड्डी। क्या बोलते हैं, या उसी को बोलते हैं कशेरुकी। क्या बोलते हैं, या उसी को बोलते हैं वर्टिब्रेट। क्या बोलते हैं, वर्टिब्रेट कहा जाता है। तो वही बैकबोन यानी रीढ़ की हड्डी के दोनों तरफ पीठ के साइड में क्या उपस्थित होता है, ब्रिक यानी किडनी। क्या उपस्थित होता है, तो ये कहाँ होता है पता है, तो बता दिए ये कहाँ होता है। तो ये स्थित होता है कहाँ पर, तो ये होता है उदर गुहा में, पृष्ठीय भाग में। कौन भाग में, ए बंदर, पृष्ठीय भाग, पृष्ठीय यानी पीठ के साइड, पृष्ठीय मतलब पीठ के साइड, और आगे भाग बोलेंगे तो जहाँ पे तुम्हारा पेट है क्या है, तो पृष्ठीय भाग की ओर, पृष्ठीय भाग की ओर, दोनों मतलब क्या अथी, पृष्ठीय भाग की ओर, रीढ़ के हड्डी के दोनों तरफ, रीढ़ ऐसा लिखा है, रीढ़ की हड्डी मतलब समझ रहा है, बैकबोन, रीढ़ की हड्डी के दोनों तरफ पाया जाता है, दोनों तरफ पाया जाता है। कौन पाया जाता है, अरे बंदर, कौन पाया जाता है, ब्रिक या किडनी या गुर्दा, ब्रिक या किडनी या गुर्दा। इसका आकार कैसा होता है,
तो इसका आकार क्या बोलेंगे? आकार जो होता है ना वो होता है सीम के बीज के तरह, सीम के बीज के तरह होता है, ठीक है ना, सीम के बीज के तरह होता है। बोलेंगे ये इसका रंग कैसा होता है, रंग रूप कैसा होता है? तो इसका होता है यह हल्का होता है। देखो यहाँ पर ये पहले क्या होता है, ये ठोस होता है। क्या होता है? ठोस होता है, समझ रहा है ना? अरे जितना आगे सब ठोसे है ना, ऐसा ठोस मतलब क्या, डरब बोलेंगे नहीं, बहने वाला तो बहता ही नहीं है ना। ऐसा नहीं क्या है पिठिया साइड है तो कल बह के तुम्हारा मुँह आ जाएगा, ऐसा होता है क्या? तो ये बहने वाला नहीं है, क्या ठोस होता है। क्या होता है? ये कौन सी चालू कर दिया? तो यह ठोस होता है। क्या होता है? ठोस होता है, हल्के भूरे रंग के, हल्के भूरे लाल रंग का होता है। कैसा होता है? सिंपल बात है, लाल होबे करेगा कि रक्त के फिल्टर करा, रक्त के फिल्टर करा तो रक्त कैसा होता है? लाल। क्या होता है? तो ये भी एकदम लाल होता है। क्या होता है? तो ये क्या होता है? ठोस होता है, हल्के भूरे होते हैं, लाल रंग का होता है, लाल रंग का होता है। कितना कैसा होता है? तो लाल रंग होता है। कैसा होता है? लाल रंग का होता है। अगर इसमें कितना होता है? 2 गो होता है ना, 2 गो होता है। अगर एगो काम करना बंद कर दे, दूसरा टनाटन है। क्या है? दूसरा क्या टनाटन है, कोई दिक्कत ना है, कोई दिक्कत ना होगा, दूसरा काम करते रहेगा, दूसरा काम करते रहेगा। लेकिन दोनों फैल गए तो दिक्कतें हो जाएगा। क्या होगा? दिक्कत हो जाएगा। दिक्कत होगा तो फिर क्या होगा? तुमको ब्लड अलग से शुद्ध करना पड़ेगा। चलो ये देख लिए हैं, अब थोड़ा इसका आकार बनाते हैं। कैसा बनाते हैं? तो तुम लोग का जो ब्रिक रहेगा वो इस तरह रहता है, ठीक है ना, इस तरह ब्रिक रहता है, ठीक है। ब्रिक तुम्हारा पेट में मिलेगा, ठीक है, ऑपरेशन करेगा तो मिल जाएगा। और यहाँ पर जो है ना, यहाँ पर आएगा, क्या आएगा? तो यहाँ पर बता, अब बता ब्लड किसमें बहता है, जल्दी बता, ब्लड किसमें बहता है? धमनी में। अरे बता क्या ब्रिक में बहता है, ब्लड बहता है धमनी में। किसमें बहता है? धमनी एवं सीरा, धमनी एवं सीरा में बहता है। धमनी में बहता है ऑक्सीजनित रक्त, यानी जिसमें ऑक्सीजन पाया जाता है, यानी शुद्ध रक्त उसको बोल लेते हैं। क्या बोल लेते हैं? शुद्ध रक्त। कौन चीज़ से शुद्ध? तो ऑक्सीजन मिला इसलिए शुद्ध बोल रहे हैं। जब फिल्टर करेगा तब वो मैंने उससे शुद्ध होगा। हम बोल दिया ऑक्सीजन मिला है तो उसको शुद्ध बोल दिया, लेकिन उसमें जो है खराब पदार्थ मिला हुआ, नाइट्रोजनी पदार्थ मिला हुआ है, ठीक है ना। तो हम जानते हैं धमनी से आता है ऑक्सीजन वाला रक्त, और सीरा जाता है CO2 वाला रक्त। कौन जाता है? और CO2 वाला रक्त जो पहुँचता है कहाँ? फेफड़ा में। और CO2 फिर लेते आके क्या करते हैं? बाहर करता है। क्या करता है? बाहर करता है। चलो यहाँ जान लो, तो यहाँ भी आएगा धमनी, धमनी से ब्लड इसमें आएगा। अरे बंदर बता ना, धमनी से ब्लड क्या आएगा? इसमें आएगा। उसी प्रकार यहाँ धमनी से ब्लड किस में जाएगा? तो धमनी से ब्लड इसमें भी जाएगा, जाएगा। उसी प्रकार धमनी से ब्लड आ गया, लेकिन सीरा से फिर क्या करेगा? निकलेगा। तो सीरा भी होता है। यहाँ पर क्या होता है? यहाँ सीरा भी होता है, सीरा भी। और सीरा से फिर जो है यहाँ पर इस तरह सीरा होगा, और सीरा भी इसमें प्रवेश करेगा। और सीरा फिर इसमें जाएगा, किस में जाएगा? इसमें भी जाएगा, दोनों में जाएगा। कि वो क्या बोलेगा एगो दुश्मनी, एक ठो दुश्मनी रहेगा, एगो क्या रहेगा? अथी रहेगा। दोनों में जाता है। किसमें आता है? तो ये मेरा मान लो धमनी है, ये मेरा क्या है? ये मेरा धमनी है। क्या है? धमनी है। और ये मेरा क्या है? सीरा। क्या है? सीरा है। इससे ब्लड आएगी, इससे ब्लड बाहर निकलेगी। क्या होगी? बाहर निकलेगी। अब यह ध्यान दो, यहाँ प्रवेश कर गया। अब ये ब्रिक यानी इसमें होगा फिल्टर। क्या होगा? रक्त का फिल्टर होगा। जितना भी बेकार पदार्थ है, हानिकारक पदार्थ है, बताइए कि हानिकारक पदार्थ क्या होगा? यूरिया। क्या हो गया? हम लोग के ब्लड में जो यूरिया मिला है बेकार है, हानिकारक पदार्थ हो गया। मछली के ब्लड में होता है अमोनिया। क्या होता है? बेकार पदार्थ हो गया है। पक्षी में होता है यूरिक, ये बेकार पदार्थ हो गया है। हम लोग में होता है यूरिया, बेकार पदार्थ हो गया है। इसका फिल्टर करेगा। क्या करेगा? रक्त से इसको फिल्टर करके बाहर निकालेगा। क्या करेगा? बाहर निकाल लेगा। और वही जो है फिर जल के माध्यम से कहाँ से? चलो यहाँ से बाहर निकालते हैं। जल के माध्यम से कौन? तो जल के माध्यम से कौन? जल्दी बता रहे बंदर। तो यूरिया हो गया, अमोनिया हो गया, यूरिक अम्ल हो गया। अमोनिया होता है जलीय जीव में होता है। यूरिक अम्ल हो गया, बाहर निकलता है। क्या निकलता है? बाहर निकलता है। तो उसी बोल देते हैं मूत्र। क्या बोल देते हैं? आप यहाँ जान लो। ये क्या होगा? जमा होता है। कहाँ होता है? जहाँ जमा होगा उससे बोलेंगे मूत्राशय। क्या बोलेंगे? जहाँ जमा होगा उससे बोलेंगे मूत्राशय। बताइए मेरा क्या? जल्दी बता दे। यह किडनी है। किडनी बोले तो ब्रिक है। क्या है? ब्रिक है। ब्रिक बोले तो तुम लोग को गुर्दा ना समझ लेना है। गुर्दा तुम लोग बोले गुद्दा खाता है, गुद्दा ना है, गुर्दा। क्या है? जैसे तुम लोग यहाँ डाल दो, आम खाता तो हम गुद्दा इसमें ना है, ठीक है, ज़्यादा निकलता है, वो गुद्दा ना है, गुर्दा बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं? गुर्दा। इसको क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे मूत्र को लाने वाला वाहन, यानी मूत्र वाहिनी। क्या बोलेंगे? मूत्र वाहिनी। इसे क्या बोलेंगे? तो जहाँ मूत्र इकट्ठा हो रहा है, जमा हो रहा है, उसे क्या बोलेंगे? ये बता दे। मूत्राशय। क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे? मूत्राशय। और इसे क्या बोलेंगे? जहाँ शरीर से बाहर निकलेगा उसे क्या बोलेंगे? उससे बोलेंगे
मूत्र मार्ग क्या बोलेंगे, मूत्र मार्ग। तो तुम लोग को ज़्यादा इसके बारे में नहीं पढ़ना है, ब्रिक के बारे में ज़्यादा नहीं पढ़ना है, किडनी के बारे में ज़्यादा नहीं पढ़ना है। मेन रूप से तुम लोग को पढ़ना है नेफ्रॉन के बारे में। किसके बारे में पढ़ना है, नेफ्रॉन के बारे में पढ़ना है। नेफ्रॉन किसके अंदर रहेगा, तो नेफ्रॉन जो इसी के अंदर हम घुसा रहेगा, क्योंकि हम बताए थे ब्रिक जो होता है, जो किडनी तुम्हारा होता है, जो गुर्दा होता है, वो लगभग 10 लाख छोटा छोटा टुकड़ा में बटा होता है, छोटा छोटा टुकड़ा से मिलकर बना होता है। इसके बोलते हैं नेफ्रॉन। क्या बोलते हैं, नेफ्रॉन बोलते हैं। अब किसी ब्रिक को हम ऑपरेशन करेंगे, ठीक है ना, किसी ब्रिक के अंदर घुस रहे हैं चीर फाड़ के, ठीक है ना, तो अंदर घुसेंगे तो देखना इस प्रकार शंकु आकार का, इस प्रकार शंकु आकार का संरचना रहेगा, लगभग 15 से 16, कितना रहेगा, 15 से 16 को इस प्रकार शंकु आकार का संरचना रहता है। कहाँ, तो कहाँ रहता है, तो ब्रिक के अंदर, ब्रिक के अंदर रहता है। इसको बोलते हैं क्या, ऐसे बोलते हैं पिरामिड शंकु। क्या बोलते हैं, पिरामिड शंकु। तो थोड़ा यहाँ ध्यान देना है, ब्रिक के पूछेगा, बताओ कि ब्रिक के बाहर वाला भाग देख, ब्रिक के बाहर वाला भाग कैसा है। अरे ब्रिक के बाहर से भाग देख रहे हैं, कैसा दिखाई दे रहा है, उत्तल है कि अवतल है, जल्दी बता, ये अवतल नजर आ रहा है। गधे के मारेंगे इतना मारने, बेहोश हो जाएगा गधी। उत्तल मतलब उठा हुआ, तो उठा हुआ ना, उससे उत्तल, उससे उठा हुआ, ओ से अवतल, ओ से अंदर, तब ना अवतल होगा। उससे उत्तल, उससे उठा हुआ, तो उठा हुआ है, और ओ से अवतल, ओ से अंदर, अंदर ये है तो अवतल हुआ। ले कहे कि देखने भी नहीं आता है, थोड़ा यहाँ ध्यान दो। तो क्या बोले, हम बोले थे कि ब्रिक जो होता है, ब्रिक के बाहरी भाग क्या, तो उठा हुआ, यानी ब्रिक का जो बाहरी सतह होता है, ब्रिक का बाहरी भाग जो होता है कैसा आकार का होता है, तो वो होता है उत्तोदार। क्या बोलेंगे, उत्तोदार, या इसी को बोलेंगे इंग्लिश में कॉन्वेक्स। क्या बोलेंगे, कॉन्वेक्स मतलब उत्तल, कॉन्वेक्स मतलब उत्तल। लेकिन अंदर से देखेगा, तुमको अंदर घुसा देंगे चीर फाड़ के, अंदर कहेंगे घुस जा, अंदर से यहाँ से तुम ताकना, ठीक है ना, यहाँ से तुम ताकना, ठीक है। अंदर से ताकेगा तो कैसा नजर आएगा, अंदर से ताकेगा तो अंदर से ताक रहा है, कैसा नजर आ रहा है, अवतल। क्या है, तो इसका अंदर का आकार, अंदर से जो भाग दिखाई देगा वो कैसा दिखाई देगा, वो देगा धसा हुआ, यानी अंदर धसा हुआ, यानी क्या होगा, अवतलोकार। क्या बोलेंगे, तो ये हो गया उत्तोदार हो गया, इसको बोलेंगे अवतोदार। क्या बोलेंगे, अवतोदार, या इसी को इंग्लिश में बोलेंगे कॉनकेव। क्या बोलेंगे, कॉनकेव। क्या बोलेंगे, कॉनकेव। फिर बताए थे ब्रिक के अंदर जाएगा, तो ब्रिक के अंदर जाएंगे तो इस प्रकार बहुत सारा 15-16 संरचना मिलेगा शंकु का आकार, कैसे बोलेंगे, पिरामिडीय शंकु। क्या बोलेंगे, पिरामिडीय शंकु। तो ब्रिक के अंदर, ब्रिक के अंदर शंकु के आकार के, शंकु के आकार का संरचना पाया था, शंकु के आकार के संरचना पाया जाता है, संरचना पाया जाता है, जिसे क्या बोलते हैं, जिसे पिरामिड शंकु बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पिरामिडीय शंकु कहा जाता है, पिरामिडीय शंकु कहा जाता है। कितना होता है ये लगभग, तो ये 15 से 16 होता है, ठीक है ना, कभी 12 से 16 भी लिखा रहेगा, तो 15 से 16 होता है। तो सब देख लिए। अब देखिए यहाँ पर, अब देखेंगे कि ये जो ब्रिक है, ब्रिक के ये हम देख लिए बनावट। क्या देखें कि अंदर से कैसा है, बाहर से कैसा है, कितना होता है, एक जोड़ी होता है, कहाँ स्थित होता है, ठीक है ना, और स्थित होता है उधर गुहाम होता है, उधर गुहाम में भी कहाँ होता है, तो पीठ वाला भाग में भी कहाँ होता है, तो रीढ़ के हड्डी के दोनों तरफ, रीढ़ के हड्डी के दोनों तरफ। आकार कैसा होता है, सिम के बीज के तरह, सिम के, इसे बाहर से देखने बता दिए ना। अब जाते हैं अंदर, क्या हुआ, कुछ हुआ क्या। अब थोड़ा यहाँ ध्यान रखो, बोलता है क्या, ब्रिक के जो अंदर वाला भाग है ना, जो अवतल आकार का है, उसको बोलते हैं हाइलम। क्या बोलते हैं, डाट बोलेगा हाइलम किसे कहा जाता है, हाइलम किसे कहा जाता है, तो बोलेंगे ब्रिक के अंदर वाला भाग जो अवतलो आकार है, अवतल के आकार को उसे बोलते हैं हाइलम। क्या बोलते हैं, हाइलम कहा जाता है, हाइलम कहा जाता है। अब थोड़ा घुसेंगे ब्रिक के अंदर, ये सब बाहर देखें, कहाँ देखें, तो देखेंगे ब्रिक का आंतरिक संरचना। क्या देखेंगे, ब्रिक का आंतरिक संरचना, ब्रिक का आंतरिक संरचना। तो ब्रिक के जब अंदर घुरेंगे, ऑपरेशन करने घुस जाएंगे, इसका पोस्टमार्टम करेंगे, तो ब्रिक के अंदर वाला देखो यहाँ पर, ब्रिक के जो बाहर वाला जो भाग होगा ना, बाहरी भाग होगा, उसका आकार नहीं पूछ रहे हैं, पूछेगा बाहरी भाग को क्या कहा जाता है। आकार पूछेगा तो बोलेंगे क्या, आकार पूछेगा तो बोलेंगे उत्तोदार यानी कॉन्वेक्स, और अंदर का आकार पूछेगा तो बोलेंगे अवतोदार यानी कॉनकेव। क्या होगा, कॉनकेव। लेकिन ब्रिक के बाहरी भाग को क्या कहेंगे, तो बाहरी भाग को बोलेंगे कॉल्टेक्स। क्या बोलेंगे, कॉल्टेक्स। यानी बाहर से जो दिखाई देगा तुमको, ब्रिक का जो देवला दिखाई देगा, जो टूटू लाल होगा, ठीक है ना, सिम के बीच का आकार क्या होगा, ये दीवार को क्या बोलेंगे, दीवार को बोलेंगे हम क्या, कॉल्टेक्स। क्या बोलेंगे, कॉल्टेक्स बोलेंगे। और अंदर वाला भाग, जब तुमको अंदर ऑपरेशन करके जाना है, अंदर जाना है, अंदर से देखेगा, तो अंदर वाला भाग को बोलेंगे मेंडुला। क्या बोलेंगे, ये क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा गया है। बाहर वाला भाग को कॉल्टेक्स और अंदर वाला भाग को मेंडुला। ये नहीं पूछेगा, लेकिन वो पूछेगा, कॉल्टेक्स और मेंडुला पूछता है, ठीक है ना। अब जब अंदर और घुसेंगे तो ब्रिक के अंदर काफ़ी छोटा छोटा
छोटा छोटा लगभग 10,000, लगभग 10,000 नहीं 10 लाख यानी 1 मिलियन, लगभग 10 लाख, कितना बोल रहे हैं 10 लाख, 10 लाख कैसा होता है, बहुत छोटा होता है, कुंडलित होता है, लंबा होता है, क्या होता है काफ़ी छोटा छोटा, काफ़ी छोटा छोटा, लंबी, कैसा अभी हम पिक्चर ही बनाएंगे, लंबी होता है, कुंडलित होता है, क्या होता है कुंडलित संरचना पाया जाता है, काफ़ी छोटा छोटा लंबी कुंडलित संरचना पाई जाती है, जिसे बोलेंगे नेफ्रॉन, क्या बोलेंगे जिसे नेफ्रॉन कहा जाता है, नेफ्रॉन कहा, हमको नेफ्रॉन के बारे में डिटेल से पढ़ना है, नेफ्रॉन कहा जाता है, नेफ्रॉन कहा जाता है। नेफ्रॉन कितना होता है हम लोग को सही नहीं पता है, यानी वृक्क में लगभग नेफ्रॉन होता है 1 मिलियन, एक मिलियन में तो समझ रहा है ना, 1 मिलियन यानी 1M बराबर कितना 10 लाख, कितना देखो मिलियन बोलेंगे तो कितना, देखो 1000 बोलेंगे तो 3 शून्य, कितना शून्य, और मिलियन बोलेंगे तो 3 शून्य और बढ़ा दो 6 शून्य, और बिलियन बोलेंगे तो 3 शून्य और बढ़ा दो 9 शून्य, और ट्रिलियन बोलेंगे तो 3 शून्य और बढ़ा दो 12 शून्य, कितना ईजी है ना। 1000 में तो 3 शून्य, मिलियन में 3 शून्य और बढ़ा दिए, बिलियन में 3 गो और बढ़ा दिए, ट्रिलियन में 3 गो और बढ़ा दिए। ये इंटरनेशनल नंबर है, क्या हम लोग का होता है, क्या सैकड़ा होता है, पहले इकाई होता है, दूध हम लोग को बढ़ता है ना, इकाई के बार कहाँ पहुँचता है अथी सैकड़ा में, जैसे दहाई भी होता है, लेकिन हम लोग का जो है कोमा लगता है कहाँ पर, हम लोग को कोमा लगता है 2 अंक पर, कितना का लगता है 10 पर कोमा लगा दिए हैं, फिर यहाँ पर देंगे तो इस तरह यहाँ पर कोमा लगाते हैं तो 2 पर बढ़ता है, लेकिन लोग का 3 जीरो बढ़ता है, कितना बढ़ता है 3 जीरो बढ़ता है। अब यहाँ ध्यान दो, अब ये जो हम लोग के शरीर में होता है इसे बोलते हैं नेफ्रॉन, क्या बोलते हैं, तो नेफ्रॉन कितना होता है जल्दी बता दें, तो नेफ्रॉन बता दिए हैं लगभग हम लोग के शरीर में 10 लाख होता है, कितना होता है 10 लाख होता है, 10 लाख होता है। अगर हम बोलेंगे कि हमारे वृक्क किससे बना है तो क्या बोलेंगे नेफ्रॉन से बना है, अरे बंदर किससे बना है नेफ्रॉन से, यानी बोलेगा बताओ कि वृक्क का संरचनात्मक यानी वृक्क का संरचना किससे बना है, तो नेफ्रॉन से बना है। क्रियात्मक यानी जिससे बना हुआ है ना, क्रिया करेगा, क्रिया मतलब समझ रहा है काम करेगा, क्रिया मतलब काम करेगा, कौन काम करेगा जिससे बना है, किससे बना है नेफ्रॉन से बना है, तो बोलेगा बताओ हमारे शरीर के, क्या बोलेगा हमारे वृक्क के, हमारे वृक्क का संरचनात्मक, क्या बोलेगा संरचनात्मक एवं क्रियात्मक, क्या बोलेगा एवं क्रियात्मक इकाई को क्या कहा जाता है, क्रियात्मक इकाई को क्या कहा जाता है, क्या कहा जाता है, तो क्या बोलेंगे नेफ्रॉन, क्या बोलेंगे नेफ्रॉन, किसका इकाई, अरे बंदा किसका इकाई, तो वृक्क यानी किडनी के इकाई, वृक्क यानी किडनी के, तो किडनी लिखा हुआ कभी नहीं मिलेगा, वृक्क लिखा हुआ मिलेगा, बायोलॉजी में से बोलते हैं वृक्क, क्या बोलते हैं वृक्क बोलते हैं, समझ आ गया, किडनी लिखा हुआ नहीं मिलेगा, पढ़ेगा तो वृक्क मिलेगा। तो वृक्क के संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई क्या है नेफ्रॉन, क्या है उसी प्रकार हमारे शरीर का संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई क्या है, अरे बैला बोलना नेफ्रॉन है, मेरी पूरा शरीर में नेफ्रॉन में भरल है, बैल का क्यों तो वृक्कवान में भरल है, कोशिका है, क्या होता है कोशिका होता है। उसी प्रकार हमारा तंत्रिका तंत्र पढ़ाएंगे इससे आगे चैप्टर में 5वां नंबर चैप्टर में। तो हमारे तंत्रिका तंत्र का संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई क्या होता है, तो होता है न्यूरॉन, क्या होता है न्यूरॉन, तो नाम भी पढ़ा होगा बंदर, न्यूरॉन या उसी को बोलते हैं तंत्रिका कोशिका जो सबसे लंबा कोशिका होता है हम लोग को शरीर में, पता है ना। फिर उसी प्रकार बोलेगा हमारे फेफड़ा के संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई क्या होता है, फेफड़ा में सबसे अंतिम में क्या पढ़ाए थे, वायु कोष एल्वियोलाई ने पढ़ाए थे, जो लगभग कितना था 3 लाख था, 3 × 10⁸ था, यानी उससे बोले थे एल्वियोलाई यानी वायु कोष बोले थे, क्या बोले थे वायु कोष बोले थे, ठीक है। उसी प्रकार हमारा किडनी के जो है संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई क्या है नेफ्रॉन, क्या है नेफ्रॉन है, क्या है नेफ्रॉन है। कितना होता है 10 लाख, कितना होता है, कैसा होता है छोटा होता है लेकिन लंबी होता है, कुंडलित नलिका होता है, कुंडलित नलिका, यहाँ कुंडलित नलिका कर लेना, कुंडलित नलिका संरचना पाई जाती है, इसे बोलते हैं नेफ्रॉन, क्या बोलते हैं। और नेफ्रॉन के बारे में डिटेल से पढ़ना है, नेफ्रॉन के बारे में डिटेल से पढ़ना है, तो नेफ्रॉन के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे, इधर मिटाएंगे तब नहीं, इधर तो इतने तो दिखता होगा, ठीक है ना। तो इतने रख, और नेफ्रॉन के कलम पिक्चर बनाएंगे, ऐसे बनाएंगे हम प्याला ऐसे बनाएंगे, ठीक है ना, ऐसे जाएगा। फिर यहाँ पर नीचे जाएगा, तुम लोग को एक वीडियो डाल देंगे लगभग 2 घंटा का, उसमें पाचन तंत्र पढ़ा दिए हैं, श्वसन तंत्र पढ़ा दिए हैं, परिवहन तंत्र पढ़ा दिए हैं, उत्सर्जन तंत्र पढ़ा दिए हैं, कंकाल तंत्र पढ़ा दिए, लेकिन तुम लोग कंकाल तंत्र ना है, 5 को तंत्र मात्र 2 घंटा में पढ़ा दिए हैं, ठीक है ना, लेकिन तुम लोग में कंकाल तंत्र ना है, ठीक है ना। फिर इसको हैंडले के चाप जाएगा, ऐसे करके ऊपर जाएगा ये, फिर ये चौड़ा होगा, ये आप कल पढ़ाएंगे, आप तो टाइम ही ना बचा है, ठीक है। फिर ये जाएगा ऐसे और ऐसे करके
ऐसे कि इस तरह संग्राहक इधर देखबो नहीं करता होगा वो लोग को। ना छोड़ दे, तो कल पढ़ाएंगे। अब अभी हम खाली पिक्चरवा बता देते हैं। नेफ्रॉन का संरचना क्या है, नेफ्रॉन की संरचना, नेफ्रॉन की संरचना। अब इसमें कौन क्या है, किसका नाम क्या है, ये सब हम कल देखेंगे। क्या देखेंगे, कल देखेंगे किसका नाम क्या है। समझ आ गया ना। ये सब 5 नंबर के बनाने पूछता है, नामकरण करने से पूछता है। कितना टाइम लगा बनाने में, लेकिन तुम लोग बनाएगा तो लगेगा कौन चीज़ बना दिया पते नहीं चलेगा। लगेगा ऐसे सांप बना दिया कि क्या बना दिया, कान ला बना दिया, नाक ला बना दिया, कि कचरा फैला दिया, पता नहीं चलेगा। ठीक है ना। चलो आगे देखेंगे, इतने रखते हैं। ठीक है ना। चलो यहाँ थोड़ा सा बच्चा लो, थोड़ा सा बचा हुआ था। क्या बता रहे थे, नेफ्रॉन के बारे में बता रहे थे ना। तो लिख में हमको बंदा इनको नहीं किया था। अरे यहाँ बैठ के बात ही करता उसने ना खाली गप कर लिया लोग बरक में करा ले इनको। हां हां दिया मैंने किया। कहां चल रहा था वहां पर, वहां पर मैं बैठ के सब बकवास करता है। बोलो बकवास करता है कुछ नहीं बोलने। चलिए यार, तो हम लोग देख रहे थे नेफ्रॉन। क्या देख रहे थे, नेफ्रॉन में थोड़ा सा पिक्चर बता रहा है, बचा थोड़ा सा पहले देखते हैं। दिखा दो कट नहीं कट रहा है ना। ठीक है ना, ठीक है ना, ठीक है बोल रहा है ना, ठीक है कट रहा ना, ठीक है कहां कट रहा कट रहा तो नहीं बोले ना, ठीक है या इंजीनियर में डाल दोगे आईआईटी कर लेंगे रे कॉपी से आएगा इनमें तो ना आईआईटी ले जान पीछे से का बना हुआ है ना। हां एकदम अच्छा मन ना बन पागल मैं कहते हैं नरम पड़ता बनाएगा खाली इंजीनियर बने। चलो यहाँ ध्यान रखो फटाफट आओ। इसमें क्या बोलते हैं, इससे ब्लड आएगी, इससे क्या होगी, इससे ब्लड आएगी। कहाँ ब्लड आएगी, तो आएगी इसमें ब्लड आएगी। इसको बोलते हैं क्या, इसको बोलते हैं अभिवाही धमनिका। क्या बोलते हैं, क्या बोलना ध्यान नहीं
ये क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं अभिवाही धमनिका। क्या बोलते हैं? अभिवाही धमनिका, यानी ब्लड को लाने वाला धमनी। इसको बोलते हैं अपवाही धमनिका। क्या बोलते हैं? अपवाही धमनिका, यानी जिससे ब्लड निकलेगा, छान के ब्लड फिल्टर होकर फिर ब्लड जिससे निकल जाएगा इसको बोलेंगे अपवाही धमनिका। क्या बोलेंगे? अपवाही धमनिका। फिर ये जो दिखाई दे रहा है कोशिका का जो गुच्छा यहाँ दिखाई दे रहा है, इस तरह दिखाई दे रहा है तुम लोग को बंदर, ये कोशिका का गुच्छा नजर आ रहा है, इसको बोलते हैं ग्लोमेरुलस। क्या बोलते हैं? ग्लोमेरुलस। फिर ये प्याला ऐसा नजर आ रहा है जो मुँह फाड़ ले ऐसे, हाँ दिखाई दे रहा है, ये जो है इसको बोलते हैं क्या? इसको बोलते हैं बोमेन संपुट। क्या बोलते हैं? बोमेन संपुट। और ये यहाँ जो कुंडली जो नजर आ रहा है इसको बोलते हैं, ये नजदीक है ना इसके नजदीक है तो बोलते हैं समीप कुंडलित नलिका। ये नजदीक में जो समीप कुंडलित नलिका है, समीप कुंडली है या ये दूर कुंडली है, कहाँ है? दूर कुंडली, तो इसको बोलते हैं समीप कुंडलित नलिका। समीप कुंडलित नलिका। इसको बोलेंगे दूरस्थ कुंडलित नलिका। क्या बोलेंगे? दूरस्थ, ये दूर में चल गया इसलिए बोलेंगे दूरस्थ। दिखाई देता? दूरस्थ कुंडलित नलिका। और ये जो दिखाई दे रहा है यहाँ पतला हो गया, इसको बोलते हैं हैंडले के चाप। क्या बोलते हैं? हैंडले की चाप। ये नीचे आ रहा है इसको बोलेंगे अधिरोही हैंडले के चाप। इसको बोलेंगे, ये अधिरोही हो गया, आई हो गया अपरोही यानी ऊपर जाने वाला। ठीक है ना? तो इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं संग्राहक नलिका। यहाँ जो आ रहा है इसको बोलते हैं संग्राहक नलिका। क्या बोलते हैं? संग्राहक नलिका। आई जो नजर आ रहा है इसको बोलते हैं समान संग्राहक नलिका। क्या बोलते हैं? समान संग्राहक नलिका। समान संग्राहक नलिका। समान संग्राहक नलिका समझ रहा है? बताते हैं नेफ्रॉन, हम लोग के शरीर में कितना नेफ्रॉन होता है? कितना होता है बंदा? तो बैठ गया और कैसे बैठा ले लगता है भोज खाने आया। समान संग्राहक नलिका है जो कितना होता है? 10 लाख। कितना होता है? 10 लाख जो है यहाँ 10 लाख इससे जुड़ा होता है। कोई हाथ जुड़ा हुआ, कोई हाथ जैसे यहाँ जुड़ा हुआ है, इसमें कोई यहाँ से नेफ्रॉन जुड़ा है, कोई यहाँ से, कोई यहाँ से, कोई यहाँ से, कोई यहाँ से, बहुत सारा नलिका, बहुत सारा 10 लाख नेफ्रॉन आके यहाँ इसमें जुड़ा होता है। सबके लिए कॉमन हो गया। क्या हो गया? ये कॉमन ना हो गया? अगर आपके नलिया कॉमन ना हो गया सबके लिए, सबके नलिया कॉमन है तो कॉमन को बोलते हैं समान। क्या बोलते हैं? सबके लिए समान है। क्या है? नेफ्रॉन अलग अलग रहेगा लेकिन नलिया सेम है इसलिए बोलते हैं इसको समान संग्राहक नलिका यानी कॉमन संग्राहक नलिका सभी के लिए। चलो बस हो गया यही नेफ्रॉन का बोलता है, पिक्चर बनाने बोलता है, बोलता है वर्णन करने। नेफ्रॉन के बारे में तो कल बताइए दिए थे कि नेफ्रॉन क्या है, तो बताए थे नेफ्रॉन क्या है, तो बताए थे नेफ्रॉन जो है ब्रिक का, क्या बताए थे? ब्रिक का संरचनात्मक, क्या बताए थे? संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है। संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है। अगर समझ लो तुम लोग इतना बड़ा नेफ्रॉन बनाए तो इतना बड़ा सही नेफ्रॉन होता है। अगर ब्रिक तो नहीं होवे करता है। अब ब्रिक के अंदर 10 लाख है, समझ आता है कितना छोटा ही होगा। इसको मतलब देखा गया था माइक्रोस्कोप से तो इस तरह बनाया गया। ठीक है, तो नेफ्रॉन क्या है? तो ब्रिक का संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है। क्या है? नेफ्रॉन होता कैसा है? तो बताए थे, कल बताए थे। क्या बताइए? छोटी होता है और लंबी होता है, छोटी लंबी कुंडलित नलिका होता है। क्या होता है? कुंडलित नलिका। कुंडली नहीं बनेले हैं 2 जगह, तो कुंडलित नलिका होता है। कुंडलित नलिका होता है। इसमें देखो क्या है, एक है अभिवाही धमनिका। क्या है? बंदर का अभिवाही धमनिका। क्या है? अभिवाही धमनिका। अभिवाही धमनिका जो होता है ना, इससे ब्लड आती है। ब्लड क्या होती है? आती है। इससे अपवाही धमनिका ब्लड निकलेगी। क्या होगी? निकलेगी। तो अभिवाही धमनिका से
अभिवाही धमनिका से अभिवाही धमनिका का पहले ध्यान रखा। अभिवाही धमनिका का इसका व्यास क्या होता है? अधिक होता है। क्या होता है? व्यास क्या होता है? अधिक होता है। व्यास अधिक होता है। वहाँ लिखवा पढ़ा रहा है, बढ़ने से लिखवा ताक रहा है। अब पूछेंगे तो बोलेगा याद ना है। जान लो क्या तू चाहते में घट जाएगा, मिल गया आ जाएगा। चल सही का बस आप बन रहा है लोग अपना अपने कितना होशियार है हमको भी पता है। चलिए ध्यान दे क्या बोल रहा है। बोल रहा है अभिवाही धमनिका का भी होशियार बन रही है। हम बोल रहे हैं क्या? व्यास अधिक होता है। क्या होता है? व्यास अधिक होता है। व्यास अधिक होता है समझ रहा है। इसका मुहार चलेगा क्या होगा? अधिक। क्या होगा? अधिक होगा, यानी ये मोटाइया अधिक होगा और जो निकल रहा है उसका कम होगा। उसका क्या होगा? कम होगा। अब बताए यहाँ इसका मुख का चला जा रहा है तो ब्लड क्या होगा? हरा का जाएगा, आएगा। और यहाँ आके ब्लड कोचा जाएगा मतलब समझ रहा है। यहाँ प्रेशर बढ़ जाएगा। क्या होगा? प्रेशर बढ़ेगा क्योंकि यहाँ से ब्लड कम निकलेगा। ब्लड क्या निकलेगा? कम निकलेगा। तो वही बोल रहे हैं कि यहाँ पर अभिवाही धमनिका का व्यास क्या होता है? अधिक होता है। क्या होता है? अधिक होता है। और यह ब्लड को कहाँ लाता है? यह ब्लड को कहाँ लाता है? तो ब्लड को लाता है कहाँ? तो लाता है वहाँ पर बोमेन संपुट, यानी बोमेन संपुट में लाता है। बोमेन संपुट का ग्लोमेरुलस भाग में, ग्लोमेरुलस वाले भाग में लाता है। वाले भाग में लाता है। अब यहाँ जाएंगे अपवाही धमनिका लिखेंगे। क्या लिखेंगे? अपवाही धमनिका क्या करता है? अपवाही धमनिका का व्यास क्या होता है? कम। क्या होता है? व्यास कम होता है। क्या होता है? व्यास कम होता है। इससे क्या होता है? इससे फिल्टर ब्लड निकलता है। फिल्टर ब्लड यानी ब्लड जब फिल्टर हो जाएगा तो निकलेगा। फिल्टर ब्लड बाहर निकलता है। बाहर निकलता है। अब यहाँ जान दो, यहाँ ब्लड आया हुमच के, ब्लड क्या आ रहा है? ससराय कर आ रहा है। तो ब्लड यहाँ आएगा, ससराय का आएगा, धीरे धीरे निकलेगा। तो मतलब ब्लड यहाँ क्या होगा? ब्लड की मात्रा बढ़ जाएगा। अब ब्लड का प्रेशर बढ़ेगा, कोचा जाएगा। ब्लड कोचाएगा रे, जब तुम लोग कोचा के बढ़ जाएगा, अगर जगह है तो खिसके जाना है, इधर खिसके जाना है, कोचा के बढ़ गया। जैसे लगेगा तुम लोग को एक फिल्टर होना है ना, तो यहाँ जान दो। अब वो लग रही है ड्रामा घुस जाएगा। तो यहाँ जान दो। तो वही बोल रहे हैं कि यहाँ पर ब्लड आएगी। ब्लड हुमच का आएगा। तो ब्लड हुमच का आएगा तो यहाँ प्रेशर बढ़ेगा। यहाँ क्या होगा? ब्लड का प्रेशर बढ़ेगा। और ब्लड का प्रेशर बढ़ेगा तो यहाँ पर उच्च दाब पर प्रेशर तो समझ रहा है। प्रेशर को क्या बोलते हैं? दाब। क्या बोलते हैं? तो यहाँ पर उच्च दाब का पर ब्लड छनेगा या निम्न दाब पर? उच्च दाब पर छनेगा। तो उच्च दाब पर ब्लड क्या होगा? फिल्टर होगा। क्या होगा? यहाँ पर जो है कोशिका का जो गुच्छा है, ग्लोमेरुलस है, ये छन्ना पत्र की तरह काम करेगा। और यहाँ पर उच्च दाब पर ब्लड जो है छनेगा। ब्लड का फिल्टर होगा, जिसे बोलते हैं अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। क्या बोलते हैं? बोले बता, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन किसे कहते हैं? अल्ट्रा फिल्ट्रेशन किसे कहते हैं? तो क्या बोलेंगे? अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। तो बोलना है क्या? बोलना है नेफ्रॉन में। क्या बोलना है? नेफ्रॉन के डाट बोलना है। नेफ्रॉन के ग्लोमेरुलस वाले भाग में, ग्लोमेरुलस वाले भाग में उच्च दाब पर, कौन दाब पर? उच्च दाब पर ब्लड का फिल्टर होता है। ब्लड का फिल्टर होना ही अल्ट्रा फिल्ट्रेशन कहलाता है। क्या कहलाता है? अल्ट्रा फिल्ट्रेशन कहलाता है। लेकिन यहाँ अल्ट्रा जब फिल्ट्रेशन जो होता है ना, तो दिक्कत क्या होता है पता है? यहाँ अल्ट्रा फिल्ट्रेशन तीन तरह से होता है। अब देखिए यहाँ पे 3 प्रोसेस में होता है। एक को बोलते हैं क्या? यहाँ जान दो, फिल्टर का प्रक्रिया। 3 चरणों में होता है। कितना चरणों में होता है? 3 चरणों में होता है। बोलते हैं ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन। क्या बोलते हैं? ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन
ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन। एक को बोलते हैं ट्यूबर, क्या बोलते हैं, ट्यूबर पुनर्विशोषण, क्या बोलते हैं, ट्यूबर पुनर्विशोषण। एक को बोलेंगे ट्यूबर अस्त्रवन, क्या बोलेंगे। अब ट्यूबर क्या बोले थे, देखो ये वाला ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन अच्छा बता रहे हैं, यहाँ ध्यान दो। ये ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन यानी ग्लोमेरुलस में फिल्टर हो रहा है, जिसको बोलते हैं ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन। अब आगे ट्यूब में होगा, ये ट्यूबेल है, ये ट्यूबेल ये रहा है ना, तो आगे दो प्रक्रिया होगा ट्यूब में, कहाँ होगा, आगे दो प्रक्रिया ट्यूब में होगा। एगो ट्यूब में क्या होगा, एगो ट्यूब में होगा पुनर्विशोषण, फिर से सोख लेगा। एगो ट्यूब में होगा अस्त्रवन यानी सीक्रेट होगा, सीक्रेट में समझ पसीना से क्या होता है, चौसा से क्या होता है, पसीना सीक्रेट होता है ना, तो सीक्रेट होगा, उसे बोलेंगे क्या, ट्यूबर अस्त्रवन। ट्यूब से सीक्रेट होगा, उसे बोलेंगे ट्यूबर अस्त्रवन। अब 3 चरण में तो समझते हैं, तीनों क्या है, पहले समझते हैं ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन। यहाँ ध्यान दो, ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन में क्या होगा, तो ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन जो है, ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन, यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर उच्च दाब पर ब्लड छानता है। यहाँ पर क्या होता है, उच्च दाब पर, फिर बताते हैं ब्लड आ रहा है, बहुत ज़्यादा मात्रा ब्लड आ रहा है, ब्लड क्या आ रहा है, बहुत ज़्यादा मात्रा में आ रहा है, हर रहा है, क्या आ रहा है, निकल रहा है कम कम, निकल रहा है कम कम, क्योंकि व्यास अविवाहित धमनिका का व्यास कम ज़्यादा है, अपवाहित धमनिका का व्यास कम है, तो यहाँ ब्लड आके पूरा इंतजार कर रहा है, और दाब बढ़ गया तो रक्त छन गया, बोलता है सर क्या बोलता है, लेकिन यहाँ ध्यान देना है, यहाँ जो ब्लड छनता है ना, तो प्लाज्मा यहाँ से पार होता है, क्या होता है, यहाँ से जो है प्लाज्मा की कुछ मात्रा यहाँ पे बोमेन संकुल का दीवार जो है पारगम होने के कारण यहाँ से प्लाज्मा का कुछ प्लाज्मा समझता है किसे बोलते हैं, तुम्हें पढ़ाए थे परिवहन, ले ला बता प्लाज्मा किसे कहते हैं, प्लाज्मा किसे कहता है, परिवहन में पढ़ाए थे, परिवहन तक जब पढ़ा रहे थे तब पढ़ाए थे प्लाज्मा, जल्दी बताओ, इसी से पहले था चैप्टर नंबर 3 था, बताओ प्लाज्मा किसे, तो बोला 55%, बोलेगा तुम कौन है, बोला 20 साल, बड़ा कहीं का पूछेगा तुम्हारा नाम क्या है, तो बोलना 20 साल 10 साल 15 साल, अपना उमरिया बताना, पक्का बोल है। बताते रक्त के तरल भाग को प्लाज्मा कहते हैं, क्या कहते हैं, ये लोग कोई मुर्गिया मचोड़ देंगे, मुर्गिया संतम चट रहते रह जाएगी। चलिए ना दे क्या बोल रहे हैं, रक्त के तरल भाग को प्लाज्मा कहते हैं। रक्त में जो तरल भाग होता है, लिक्विड भाग होता है, जल होता है से बोलते प्लाज्मा, क्या बोलते हैं, तो प्लाज्मा देखिए यहाँ पर प्लाज्मा छन जाता है, प्लाज्मा क्या होता है, प्लाज्मा छनता है, प्लाज्मा छन के कहा जाता है, चल जाता है बोमेन सपोर्ट कहा जाता है। तो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ प्लाज्मा छना चलो ठीक है, लेकिन प्लाज्मा में घुला हुआ है क्या, प्लाज्मा में घुला हुआ है क्या, ग्लूकोज घुला हुआ है, क्या घुला हुआ है, ग्लूकोज भी घुला हुआ है, क्या घुला हुआ है, ग्लूकोज घुला हुआ है, खनिज लवण घुला हुआ है, क्या घुला हुआ है, खनिज लवण। प्लाज्मा प्रोटीन तो इधर रह जाता है, प्लाज्मा प्रोटीन क्या रहता है, इधर ही रह जाता है, लेकिन प्लाज्मा जो है जो जल की मात्रा था, प्लाज्मा समझ रहा है ना, प्लाज्मा में क्या होता है, जल क्या होता है, तो जल के साथ साथ ग्लूकोज, खनिज लवण और यूरिया, क्या यूरिया चलो हमारे लिए हानिकारक है, क्या है हानिकारक है, उसी प्रकार यूरिक अम्ल, यह सभी जो चलो ई छन गया कोई दिक्कत नहीं, छन का अलग हो गया कोई दिक्कत ना है, इसके साथ लेकिन इसके साथ जल का अधिकांश मात्रा और ग्लूकोज या खनिज लवण भी बाहर चढ़ जाने लगता है, तो इसको बोलते हैं रुक, कौन बोलेगा रुकना, तो फिर इसको क्या करेगा, तो पुनर्विशोषण करेगा, क्या करेगा, पुनर्विशोषण करेगा। तो यहाँ पर बोलेंगे क्या, ग्लोमेरुलस में किसका फिल्ट्रेशन होता है, तो बोलेंगे यहाँ क्या होता है, यहाँ ध्यान दो, यहाँ प्लाज्मा प्रोटीन, यहाँ प्लाज्मा रक्त के साथ, यहाँ बोलेंगे यहाँ रक्त के साथ प्लाज्मा प्रोटीन जो होता है, प्लाज्मा प्रोटीन क्या होता है, प्लाज्मा प्रोटीन का फिल्टर होता है, प्लाज्मा प्रोटीन क्या होता है, छनता है, क्या होता है, छनता है, और ये छन के क्या होगा, फिर से अपवाहित धमनिका बाहर, अपवाहित धमनिका से बाहर, परंतु यहाँ जल के साथ साथ क्या होगा, तो जल के साथ साथ जो है ग्लूकोज, क्या बोलेंगे, ग्लूकोज हो गया, ग्लूकोज क्या है, जल में घुला हुआ है, खनिज लवण हो गया, क्या हो गया, खनिज लवण हो गया, ठीक है ना, और साथ में यूरिया भी जल में घुला हुआ है, क्या घुला है, यूरिया जल में घुलता है, अरे घुलता है, खरीद के नहीं लाता है तुमको, जल में घुलता है यूरिया,
प्लस यूरिक अम्ल, यूरिक अम्ल, यूरिक अम्ल छन कर, छन कर कहा जाता है, छन कर जाता है कहाँ पर, बोमेन, छन कर बोमेन संपुट के नीचे, बोमेन संपुट के नीचे, बोमेन संपुट के नीचे वाले भाग, नीचे वाले भाग कुंडली में आता है, कहाँ आता है, कुंडली में आता है, कहाँ आता है, या नीचे वाला भाग कुंडली में आ जाता है, कुंडली में आ जाता है। तो हमको देखें यहाँ पर हमको बोलेंगे ग्लूकोज, ग्लूकोज तो हमारे शरीर के लिए लाभदायक है, जल भी क्या है, लाभदायक है। अब सब जल निकल जाएगा तो बेकार नहीं रहेगा। हम लोग जानते हैं कि हम लोग का शरीर में लगभग 65% जल होना चाहिए, 65% जल। अब सब जल निकल जाएगा तो दिक्कत हो जाएगा, तो जल के भी कुछ सोखना है, सब जल को बाहर निकलने देना है। यहाँ पर है क्या, यहाँ पर हो गया क्या, जल हो गया, ग्लूकोज हो गया, खनिज लवण हो गया, हम लोग के शरीर की जरूरी है। लेकिन बोलेंगे यूरिया को बाहर निकले, यूरिया क्या बोलेंगे, बाहर निकले, यूरिक अम्ल को बोलेंगे बाहर निकले, क्योंकि हमारे शरीर के लिए हानिकारक है, इसको बोलते हैं सर्दी पदार्थ, क्या बोलते हैं। तो इसीलिए कुछ तो मात्रा छन के ब्लड जो वहाँ अपवाय ढंग का चल गया शरीर में, लेकिन इस जो पगला बाहर जा रहा था इसको बोलेंगे रुक। तो इसको रोकने के लिए क्या करेंगे, तो रोकने के लिए आएगा ट्यूबर पुनर्शोषण, क्या आएगा, ट्यूबर पुनर्शोषण, क्या आएगा, ट्यूबर पुनर्शोषण होगा। यानी ट्यूबर पुनर्शोषण तो समझ रहा है, कुंडली में फिर इसको सोखेंगे, किसको, ग्लूकोज को हो गया, खनिज लवण को हो गया, यूरिया नहीं, जल के हो गया, ये सभी को फिर हम सोख लेंगे। बोलेंगे तुम कहाँ जा रहा है, तुमको कौन बोला जाने के लिए, यानी ये भी बाहर जाता, कहाँ जाता, मूत्र के रास्ता से ये भी बाहर जाता, लेकिन इसको पहले रोकेंगे। बोलेंगे पुनर्शोषण करेंगे, क्या करेंगे, पुनर्शोषण, यानी पुनः सोखेंगे, पुनः क्या करेंगे, तो बोलेंगे यहाँ क्या बोलेंगे, या बोलेंगे इस प्रक्रिया में, इस प्रक्रिया में क्या होता है, इस प्रक्रिया में जल के अधिकांश मात्रा, जल के कुछ मात्रा बाहर निकालेंगे, क्योंकि बताया था कि हम लोग का शरीर का लगभग 65% जल होना जरूरी है, बताया था ना, लगभग 65, ऐसे बोले तो 65 से 60 से बोल सकते हैं, कितना 70 बोल सकते हैं, लेकिन एक तो मेन होता है 65, क्या होता है 65, तो हम लोग को 65 जल चाहिए, और सब बाहर निकल जाएगा दिक्कत हो जाएगा ना। तो वही बोले क्या, जल के इस प्रक्रिया में जल के अधिकांश मात्रा के साथ साथ, अधिकांश मात्रा के साथ साथ किसका, ग्लूकोज, किसका, ग्लूकोज एवं खनिज लवण, ग्लूकोज एवं खनिज लवण, ग्लूकोज एवं खनिज लवण का, ग्लूकोज एवं खनिज लवण का ट्यूब में, कहाँ पर, क्योंकि आप तो बोमेन संपुट से बाहर निकल गया ना, तो ट्यूब में, कहाँ पर, ट्यूब में पुनः शोषण हो जाता है, क्या होता है, पुनः शोषण होता है, पुनः शोषण होता है, जिसे क्या बोलते हैं, जिसे ट्यूबर पुनर्शोषण कहा जाता है, क्या कहा जाता है, ट्यूबर पुनर्शोषण कहा जाता है, पुनः सोख लेना ट्यूबर पुनर्शोषण कहलाता है। जैसे तुम्हें जाता है मार्केट में जाता है, गन्ना लेने जाता है ना, तो गन्ना लेने जाता है, क्या करता है, गन्ना एक बार दे देता है अच्छी करके, तो एक बार जितना था उसमें रस था निकल जाता है, लेकिन उसको फिर सोखने के लिए फिर घुसा देता है अंदर, 3 बार 4 बार घुसा रहा है, क्या घुसा रहा है अंदर, जल्दी बता, क्योंकि जितना उसमें है ना, एक बार में अगर उसको फेंक देता तो उसके साथ जो गन्ना के साथ जो बहुत सारा गन्ना के रस भी क्या होता, फेंका जाता, अरे फेंकाता नहीं बंदर, लेकिन उसको घुसाता है, फिर 2-3 बार घुसा रहा है, क्योंकि एक भी थोड़ा सा ही मात्रा सोना है, उसको पुनः शोषण करता है, क्या करता है, पुनः उसका शोषण करते करते पूरा रस निकाल लेता है, पूरा रस निकाल लेता है। उसी प्रकार यहाँ पर ट्यूबर पुनर्शोषण, क्या हुआ, ट्यूबर पुनर्शोषण हुआ, और कौन छन गया, ग्लूकोज छन गया, जल छन गया, खनिज लवण छन गया, बेकार जो था ये बोल रहा था, यूरिया बोल रहा था, हमने बोला इसको शायद लग तुमको नहीं छानेंगे, और वो आगे निकल गया, यूरिक अम्ल आगे निकल गया, और कुछ जल के साथ कहाँ चल गया, मूत्र में, कहाँ चल गया, मूत्र में चला गया। अब क्या होगा, अब होगा ट्यूबर अस्त्रवन, क्या होगा, ट्यूबर अस्त्रवन, यानी ट्यूबर सिक्रेशन, क्या होगा, ट्यूबर सिक्रेशन होगा। तो इसमें क्या होगा पता है, इसमें क्या होता है, इसमें ध्यान दो, इसमें होता है ट्यूब के दीवार है, ट्यूब के लिए काम कर रहा है, तो ट्यूब से क्या होता है, ट्यूब से यहाँ पर जो है कुछ उत्सर्जी पदार्थ का सीक्रेट होता है, क्या होता है, उत्सर्जी पदार्थ क्या होता है, उत्सर्जी पदार्थ यानी बेकार पदार्थ जो होता है उसका का सीक्रेट क्या होता है, यानी उसका अस्त्रवन होता है, क्या होता है, उसका अस्त्रवन होता है, और जाकर मूत्र से मिल जाता है। यहाँ पर क्या बोलेंगे, बोलो ट्यूबर अस्त्रवन, ट्यूबर अस्त्रवन मतलब यहाँ पर क्या होगा, तो यहाँ कुछ उत्सर्जी पदार्थ का सीक्रेट अस्त्रवन होता है, चलो हिंदी में भी देखते हैं, अस्त्रवन होता है, अस्त्रवन होता है। तुम लोग को इतना नहीं पूछेगा, तुम लोग को बोलेगा डायरेक्ट कि बताओ कि ब्लड का फिल्ट्रेशन कितना चरणों में होता है, कितना चरण बोलेगा, 3 चरण,
बोला कौन कौन होता है, तो बोला ग्लोमेस फिल्ट्रेशन, ट्यूबर पुनर्शोषण और ट्यूबर अस्त्रगोन, बस यही 3 को नाम पूछता है, इतना डीपली नहीं पूछता है, ठीक है ना। चलो अब आगे देखते हैं, ये 3 चरण में हो गया, 3 चरण में हो गया, लेकिन बोलेगा कभी कभी क्या होता है, कभी बोलेगा तुम्हारा किडनी फेल हो गया, क्या हो गया, किडनी क्या हुआ, फेल हो गया, क्या हुआ, कैसे फेल हो गया, हाँ परीक्षा दिया, कहीं परीक्षा लेंगे ना, अब फेल होगा तो बोलेंगे किडनी जिसका फेल ना होगा उसको मार के फेल करेंगे। चलिए याद तो बोल रहे हैं क्या, कभी कभी क्या आता है, कभी कभी किडनी फेल हो गया, चलो एगो फेल हो गया तो कोई दिक्कत ना है, एगो टनाटन है तो काम करते रहेगा, कोई दिक्कत ना है, लेकिन दोनों फेल हो गया, क्या हो गया, कौन सी फेल हो गया, दोनों फेल हो गया। तुम लोग घर में एग्जाम दे रहा है, एगो फेल हो गया तो इतना परेशान ना है, लेकिन दोनों फेल हो जाएगा, दोनों कहेगा दोनों नालायक निकल गया, एगो लठीवा लेगा और अब डंगाना स्टार्ट कर देगा, ठीक है ना। तो दोनों फेल हो गया, क्या हो गया, दोनों फेल, क्या हुआ यहाँ डाल दो, जब किडनी फेल क्यों होता है, यहाँ डाल दो। कभी कभी क्या होता है पता है, कभी कभी क्या होगा, कोई बीमारी के कारण या चोट लगने के कारण, क्या बोलेंगे, कभी कभी बीमारी जैसे मधुमेह हो गया, क्या हो गया, मधुमेह, क्या हो गया, मधुमेह समझता है तुम लोग, मधुमेह से समझता है, मधुमेह समझता है, मधुमेह मतलब होता है, मधुमेह उतना समझना कि मधु खाने जो होता है, मधुमेह मतलब हो गया चिनिया बीमारी, चिनिया बीमारी समझता है, शुगर समझता है, डायबिटीज समझता है, उसे बोलते मधुमेह, क्या बोलता है। तो कभी कभी बीमारी जैसे मधुमेह या चोट लगने के कारण, चोट लगने के कारण क्या होता है, किडनी काम करना बंद कर देता है, किडनी कार्य करना बंद कर देगा, रुस जाएगा, बोलेगा ले अब काम ही नहीं करते, यानी ब्लड को बोलेगा फिल्टर नहीं करेगा, फिल्टर नहीं करेगा, दिक्कत हो गया कि ब्लड से निकालना, क्या निकाला, यूरिया को बाहर निकालना, जो सर्जी पदार्थ है, नाइट्रोजनी पदार्थ उसको बाहर निकालना है, तो दिक्कत हो गया है। तो कभी कभी बीमारी या मधुमेह या चोट लगने के कारण किडनी कार्य करना बंद कर देता है, बंद कर देता है, तो अब क्या होगा, और तुम्हारा ब्लड का फिल्टर नहीं होगा, ब्लड का यहाँ फिल्टर नहीं हुआ, ये क्या होगा, दिक्कत हो जाएगा, दिक्कत होगा, यानी आदमी का मृत्यु हो जाएगा। लेकिन उस स्थिति में क्या करना पड़ेगा, उस स्थिति में कृत्रिम तरीका से क्या करना पड़ेगा, कृत्रिम तरीका से जिस मशीन के यानी कृत्रिम तरीका से क्या होगा, तुम्हारा ब्लड को शरीर से बाहर निकलेगा, तुम्हारा एक धमनी, हम जानते हैं कि हमारा शरीर में क्या होता है, हमारे शरीर में होता है धमनी, क्या होता है, जैसे मान लो तुम्हारा ये हाथ है, तुम्हारा ये क्या, ये तुम्हारा मान लो हाथ है, क्या हाथ है, तुम्हारा अंगुली है, ठीक है ना, बना दिया भूत वाला अंगुली, बन गया ना। अब ये डाल दो, इसमें क्या होता है, इसमें होता है धमनी, क्या होता है, इसमें धमनी भी होता है, क्या होता है, धमनी भी होता है, इसमें सीरा भी होता है ना। तो क्या करेगा यहाँ पर, धमनी से क्या करेगा, ब्लड को निकालेगा, धमनी से ब्लड को निकालेगा, एक मशीन में ले जाएगा, कहाँ ले जाएगा, एक मशीन में ले जाएगा, और वहाँ पर क्या होगा, वहाँ पे नाइट्रोजनी पदार्थ है, यूरिकम, जितना भी बेकार पदार्थ है ब्लड में मिला हुआ बेकार पदार्थ है, सर्जी पदार्थ है, वो सभी बॉक्स में रह जाएगा, कहाँ रह जाएगा, ये बॉक्स में ही रह जाएगा, और फिर यहाँ 0 डिग्री सेल्सियस पर, यहाँ पर 0 डिग्री सेल्सियस पर हो जाएगा, क्या 0 डिग्री सेल्सियस पर हो जाएगा ब्लड, क्या जाएगा, ब्लड हो जाएगा। लेकिन वो फिर ब्लड आगे बढ़ेगा और वो फिर उसको कर देगा, हम लोग का शरीर का तापमान कितना होता है, लगभग 37 डिग्री सेल्सियस होता है, फ़ारेनहाइट में बोले तो हम लोग का शरीर का सेल्सियस होता है, कितना तापमान होता है, 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है, फ़ारेनहाइट में होता है 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट, और सेल्सियस में मापेंगे तो 37 डिग्री सेल्सियस, ठीक है ना। और इसी से थोड़ा सा ज़्यादा होता है टेम्परेचर शरीर का होता है, तो बोलता है बुखार लग लो, कौन सी लगी लो, और तुम लोग बुखार में बोलता है कौन चीज़, बोलता है कितना डिग्री बुखार है, तो बोलता है 100 डिग्री सेल्सियस बुखार है, 100 डिग्री सेल्सियस में बुखार ना होता है, 100 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है, क्या होता है, 100 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है, 100 डिग्री सेल्सियस समझ रहा है तुम लोग, 100 डिग्री सेल्सियस से क्या है, पानी उबलता है, क्या बोलता है, और तुम लोग क्या बोलने लगता है, बुखार लगता है, तो 100 डिग्री सेल्सियस ने कितना बोलते हैं, 100 डिग्री फ़ारेनहाइट बोल दो तो चलेगा, ठीक है ना, क्योंकि सेल्सियस में तो 37 डिग्री सेल्सियस होता है, कितना होता है, 37 डिग्री सेल्सियस होता है। तो फिर ये ब्लड क्या होगा, ये ब्लड तुम्हारा धमनी से निकलेगा, यहाँ पे नाइट्रोजनी पदार्थ मशीन में पड़ा होगा, और फिर ये तुम्हारा जो है यही ब्लड जो है जाके कहाँ, सीरे के रास्ता से कहाँ भेज देगा तुम्हारा सीरा में भेज देगा, तुम्हारा शरीर में भेज देगा, शरीर में ऐसा नहीं कि तुमने ब्लड के निकाल लिया, ब्लड के निकाल के फिर उसको 2-3 दिन में शुद्ध करा, तुमको बोला अभी शुद्ध जाए घर में, ब्लड तुम्हारा सब निकाल लिया, उसको 2-3 दिन में शुद्ध करेगा एकदम पूरा धो के, और फिर उसको तुम्हारा शरीर में घुसा देगा, ऐसा नहीं, ऐसा करेगा तो आदमी टे बोल जाएगा, नहीं बोलेगा, अब ब्लड में रहेगा तो कहाँ से बचेगा। तो एक तरफ से देखो यहाँ पे 2 नस है ना,
एक तरफ से क्या होता है, धमनी से निकालता है, धमनी से निकालता है ब्लड को और निकल रहा है एक तरफ से सीरम घुस रहा है। कहाँ घुस रहा है? एक तरफ से फिल्टर होकर सीरम घुस रहा है। जिसका किडनी हो गया फेल, जिसका हो गया किडनी फेल हो गया है, जिसका किडनी क्या हुआ, इधर गिनता है 4 हो गया, तो कितने नस रहेगा? यहाँ मेट का 2 मोटा मोटा है, इसी को काटना चल जाएगा अंदर। चलो यहाँ ध्यान दो, क्या बोल रहा है? तो बोल रहे हैं क्या बोल रहे हैं हम कि यहाँ पर ब्लड फिल्टर होता है। क्या होता है? जिस मशीन के द्वारा, क्या बोल रहे हैं, जिस मशीन के द्वारा कृत्रिम तरीका से जिस मशीन के द्वारा ब्लड फिल्टर होता है। क्या होता है? ब्लड फिल्टर होता है, ब्लड फिल्टर होता है, उसे क्या कहते हैं? उसे डायलिसिस मशीन। क्या कहते हैं? डायलिसिस। बार बार तो वो शुद्ध करवाना पड़ेगा, इन्हें कि एक बार शुद्ध करवा लिया तो हो जाएगा, क्योंकि किडनी तो हमारा 24 घंटे काम करते रहता है, तो किडनी हमेशा शुद्ध कर रहा है, तो कोई दिक्कत ना है। लेकिन आप किडनी काम करना बंद कर दिया तो तुम्हारा ब्लड में क्या होगा, लैटरी पड़ा ज़्यादा हो जाएगा। नहीं, सप्ताह में क्या होगा, सप्ताह के अंदर 1 से 2 बार क्या करना पड़ेगा, शुद्ध करवाना पड़ेगा। लेकिन कितना बार शुद्ध करवाएगा, यानी किडनी फेल होगा तो दिक्कत क्या होगा। तो कृत्रिम तरीका से जिस मशीन के द्वारा ब्लड का फिल्टर होता है उसे बोलते हैं डायलिसिस मशीन। क्या बोलते हैं? डायलिसिस मशीन। उसे डायलिसिस मशीन कहा जाता है। डायलिसिस मशीन कहा जाता है। तथा जिस प्रक्रिया क्या था, तो बताया है तो लोगों को प्रक्रिया क्या था। तो धमनी से निकलेगा, मशीन में जाएगा, मशीन में फिर क्या होगा, नाइट्रोजनी पदार्थ अलग होगा और ब्लड को 0 डिग्री सेल्सियस पर कर दिया जाएगा। फिर वो शरीर में पहुँचने से पहले फिर उसको 37 डिग्री सेल्सियस पर ब्लड को पहुँचाएगा, शरीर में सिरा के रास्ते से शरीर में अंदर डाल देगा। तो ये जो प्रक्रिया हुआ है, इस प्रक्रिया को बोलते हैं हीमोडायलिसिस। क्या बोलते हैं? कहा जाता है। एवं इस प्रक्रिया को हीमोडायलिसिस, हीमो क्यों बोले? जो ब्लड में होता है हीमोग्लोबिन। क्या होता है? अब ब्लड के लिए हम प्रयोग करते हैं हीमो शब्द। क्या करते हैं? जैसे बोलेगा ब्लड के अध्ययन को क्या करते हैं, तो बोलेंगे हीमेटोलॉजी। क्या बोलेंगे? यानी ब्लड के लिए हीम शब्द का प्रयोग करते हैं, इसलिए बोलते हैं हीमोग्लोबिन। ब्लड का रंग लाल क्यों होता है? हीमोग्लोबिन के कारण। किसके कारण होता है? हीमोग्लोबिन के कारण। तो बोलते हैं इस प्रक्रिया को हीमोडायलिसिस। क्या बोलेंगे? हीमोडायलिसिस कहा जाता है। हीमोडायलिसिस कहा जाता है, लिख लेना अपने से, हीमोडायलिसिस कहा जाता है। तो चलो ये खत्म हुआ, इस चैप्टर में क्या हुआ, खत्म। लेकिन इससे पहले थोड़ा पढ़ना है कि हम लोग का पूछेगा ब्लड का रंग लाल क्यों होता है, पेड़ पौधा की पत्ती का रंग पीला क्यों, पेड़ पौधा की पत्ती का रंग हरा क्यों होता है, क्लोरोफिल के कारण। हीमोग्लोबिन में कौन सा तत्व पाया जाता है? लोहा। क्लोरोफिल में, अरे उसी कारण बोलते हैं, क्लोरोफिल में कौन सा तत्व पाया जाता है? मैग्नीशियम। उसी प्रकार मूत्र का रंग पीला क्यों होता है? मूत्र का रंग पीला क्यों होता है? यूरोक्रोम के कारण। चलो यहाँ देखो हम बना देते हैं, यहाँ पर ध्यान ऐसे ऑब्जेक्टिव डाटा आ जाता है, ऑब्जेक्टिव में आएगा, ठीक है ना। अभी ऐसे 3 नंबरिया में भी आ गया है, 2 नंबरिया में आएगा, 2 नंबरिया में डाट बोलेगा मूत्र का संगठन बताया। संगठन यानी मूत्र किससे बना, संगठन खाली लिख लो, 2 नंबर मिल गया, आसानी से मिल गया था, इस पर आया था, ठीक है ना। तो देखो यहाँ पर, तो यहीं पर हम लिख देते हैं, इधर तो नहीं दिख रहा है, यही लिख देते हैं मूत्र का संगठन। तो मूत्र में अधिकांश का पानी। क्या होता है? पानी लिखना ना है, जल लिखना है, यानी कि पानी लिखना। पानी को बोलते हैं, उर्दू में बोलते हैं पानी। क्या बोलते हैं? हिंदी में बोलते हैं जल, इंग्लिश से बोलते हैं वाटर। क्या बोलते हैं? तो जल। फिर क्या होता है? जल के बाद होता है फिर ग्लूकोज। क्या होता है? ग्लूकोज तो छान लिए। फिर यूरिया। क्या होता है? यूरिया होता है। क्या होता है? यूरिया। ग्लूकोज निकल जाए तो दिक्कतें होगा। ग्लूकोज तो हमारे लिए आवश्यक खंड है। ग्लूकोज से क्या मिलता है? एनर्जी नहीं मिलता है। देखना तुम लोग खिलाड़ी वाली इतना तक कथी करने से पहले ग्लूकोज फाड़ता नहीं, ग्लूकोज पानी पीते रहता है। तो यूरिया क्या हो गया? यूरिया के बाद बोलेंगे आयन पदार्थ। क्या बोलेंगे? आयन पदार्थ तो समझ रहा है, जैसे कभी थोड़ा मात्रा में यूरिक अम्ल होता है, थोड़ा मात्रा में अमोनिया होता है, या थोड़ा मात्रा में जहरीला पदार्थ होता है, जितना भी होगा उससे बोलेंगे आयन पदार्थ। क्या बोलेंगे? तो जल कितना होता है? बोलेगा बता, मूत्र में जल कितना % होता है? पहला बता दो, 96% होता है। सभी तो जले होता है, सब क्या होता है? जले होता है। क्या होता है? सब जले होता है। 96% जल होता है, 96%। और प्लाज्मा में कितना होता है? 90%। प्लाज्मा में नहीं पढ़ाए थे? प्लाज्मा हमारा ब्लड के 55% भाग है, लेकिन प्लाज्मा में जल कितना है तो बताए थे 90। कितना बताए थे? और मूत्र में कितना होता है? 96%। ऐसा दिमाग लगा लो। तो लोग ऑप्शन देगा, क्या ऑप्शन देगा? मान लो देगा 20%, 50%, 96% और देगा 40%। तो कौन मारेगा?
क्लियर है ना कि जो 20% मारेगा एकदम तो ठोस निकलता है, तुम लोग मूत्र करना ठोस निकलता है कि पानी से तो पानी निकलता है, यानी लगभग 100% के आसपास रहेगा। क्या रहेगा 100% के आसपास, 100% क्या रहेगा आसपास। 96% मारेंगे, क्या मारेंगे 6.5% मारेंगे। यूरिया कितना होता है, यूरिया दिखाई देता है नहीं बराबर होता है, क्या होता है देखिए यूरिया होता है तो होता है 2%, कितना होता है 2% होता है। और अन्य पदार्थ कितना होगा ये बता दो, अन्य पदार्थ कितना होगा तो 96% और 2% कितना होगा 15 हो गया, 98%। अन्य पदार्थ कितना बचा तो बैलक मार तो 2-4 ज़रा विद्वान बन रहा है, गरा घरा में विद्वान बन रहा है। क्या अन्य पदार्थ कितना होगा, अन्य पदार्थ होगा 2%, कितना होगा 2% अन्य पदार्थ होता है। अन्य पदार्थ कितना होगा 2% होता है, ठीक है ना। और यही यूरिया क्या होगा जिस समय मतलब मूत्र मतलब होता है उस समय वो नहीं मांगता, लेकिन यही यूरिया क्या होगा कुछ समय बाद बदल जाता है अमोनिया। कैसे बदल जाता है और बताया था अमोनिया एकदम खतरनाक पदार्थ होता है। क्या होता है खतरनाक पदार्थ होता है, पढ़ाए थे तुम लोग को ना। तो अमोनिया क्या करता है फिर गंध देने लगता है, यूरिया गंध नहीं देता है लेकिन अमोनिया क्या देगा खतरनाक गंध देगा, खतरनाक गंध देगा। लेकिन कुछ समय के बाद होगा यूरिया जो है वो अमोनिया में बदल जाता है, अमोनिया में। अब बोले होता मूत्र का रंग पीला क्यों होता है, मूत्र का रंग पीला, मूत्र का रंग पीला क्यों होता है तो बोलेंगे यूरोक्रोम के कारण। ये क्वेश्चन आ चुका है ऑब्जेक्टिव में, ठीक है ना। यूरोक्रोम क्या बोल रहे हैं, ये 2 नंबरिया में तुम्हारा आया था, आई ऑब्जेक्टिव में भी आ चुका है। यूरोक्रोम के कारण क्या बोलेंगे, यूरोक्रोम के कारण, यूरोक्रोम के कारण, बस यही था। तो हम देख लेते कैसे 3 चरण में क्या होता है। 3 चरण में ब्लड का फिल्टर होता है और जो बलकार पदार्थ बच गया वो जल के साथ, जल के कुछ मात्रा के साथ मूत्र मार के रास्ता से मूत्राशय में चला जाता है, तो उसे बोलते हैं क्या मूत्र, क्या बोलते हैं। और मूत्र का संगठन 3 होता है, एक जल हो गया, एक यूरिया हो गया, अन्य पदार्थ हो गया। जल 96%, यूरिया 2% और अन्य जो है 2%। और मूत्र का रंग पीला होता है यूरोक्रोम के कारण। छाप ले खत्म।